अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं। कैफ 5 का क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क में था, किया ट्राई? अच्छा, क्वेश्चन 5 भी होमवर्क में था, वो किया ट्राई? रफ़ी हो गया था 5 भी? 5 सारा हो गया मतलब? नहीं मतलब ये वही 5 ये वाला है, ये सारा हो गया था। वहाँ 5 का बी सारा हो गया था ये, सचमुच अच्छी बात है। बहरहाल 15-20 मिनट इस पे लगा लेंगे फिर भी हैं। असल में ना आज हमने 3 सवाल करने और तीनों सवाल जो हैं वो यही होने हैं, एक्सप्लेन। तो लिखना भी सीखेंगे ना, अब लिखना सीखना शुरू करना है। बाद में एक आधा सफ़ा आपको दिखा दिया जाएगा, किताब के अंदर ही मौजूद है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि थ्योरी के सवाल को कैसे आपने सॉल्व करना है। लेकिन इस टॉपिक में वो नॉर्मली हम इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं जैसे आपको मैं करवाऊँगा, ठीक है ना। तो वो प्रैक्टिस आपने अब साथ साथ शुरू कर देनी है। लिखने से ही लिखना आएगा, लिखवाने से नहीं लिखना आएगा, ठीक है। तो आपने खुद से ट्राई करते रहना है, ठीक है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 17 में जो 3 कॉन्सेप्ट्स थे ये तीनों कॉन्सेप्ट्स हमने जी क्वेश्चन 6, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब लीगल लाइफ आई तो वो 10 साल थी, तो चाहे उसकी लाइफ इनडेफिनेट है, हमें नहीं पता उसकी कितना अरसा उससे फ़ायदा आना है, लेकिन हमें तो 10 साल ही फ़ायदा मिलना है ना, तो फिर हमारे लिए वो रेलेवेंट होगी, हम 10 साल के ऊपर मोटाइज करेंगे। उस वक्त लीगल लाइफ नहीं थी। अगर सिर्फ यूजफुल लाइफ गिवन हो, उसका पता ना हो, तो फिर किस पे मोटाइज करेंगे। एसेट इनडेफिनेट लाइफ वाले को मोटाइज क्यों नहीं करते? क्या उससे फ़ायदा नहीं आ रहा होता? फ़ायदा आ रहा होता है, फिर क्यों नहीं कर रहे होते मोटाइज? पता, हम कल वाला सवाल कर रहे थे, उसके अंदर एक लाइसेंस था जिसकी इनडेफिनेट लाइफ थी, हम नहीं उसको कर रहे थे। कल नहीं, परसों वाला नोट वाला सवाल था, परसों हम उसको नहीं मोटाइज कर रहे थे। क्यों? लाइफ का पता नहीं था। जिस साल में पता लग गया, लीगल लाइफ आ गई थी ना, गवर्नमेंट ने कहा था 10 साल बाद रिन्यू कराना पड़ेगा। अब 10 साल लीगल लाइफ आ गई थी, हमने उस पर मोटाइज किया था परसों वाले सवाल में? नहीं किया था। मैंने 17वां सवाल ना कराने देना। ये देखें, ये लाइसेंस, एक मिनट बेटा, एक मिनट, वारी वारी। लाइसेंस लाइफ थी इंडेफिनेट, हमने इसको मोटाइज नहीं किया था। ओपनिंग में मोटाइजेशन 0 थी। लाइसेंस अपीयरिंग इन आईएल इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर इंडेफिनेट पीरियड, लेकिन कहता है हाउएवर ऑन यकम जनवरी 16 गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ लेजिस्लेशन अंडर विच एग्जिस्टिंग लाइसेंस वुड हैव टू बी रिन्यूड आफ्टर 10 ईयर्स। तो हमने क्या कहा था भाई, अब एस्टीमेट चेंज की तरह से ट्रीट करो। अब ये 10 साल का फायदा देगा, अब इंडेफिनेट नहीं है फायदा, इसलिए 10 साल पे इसको मोटाइज कर लो। बिल्कुल बेटा, इनडेफिनेट लाइफ वाला नहीं रहा ना, तो नॉर्मल वाला बन गया। इनडेफिनेट लाइफ वाला कब था? जब ये लॉ पास नहीं हुआ था, तब तक ये इनडेफिनेट लाइफ वाला था, तब तक ये पहली कैटेगरी वाला था, तब तक अमोर्टाइज नहीं करना था, हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारने वाला था। जैसे ही ये लॉ पास हुआ, क्या इसकी लाइफ इनडेफिनेट रही है? तो ये उस कैटेगरी से निकल के अदर्स में आ गया। अब इसको अमोर्टाइज करना है ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ का पता नहीं है तो लीगल लाइफ ही है, उस पर अमोर्टाइज करेंगे। यही सवाल वहां पे भी था, यही फिर कल वाले पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कल वाला कौन सा था वैसे? नहीं 6 तो, अच्छा वो दूसरा है, दूसरा 6 है, ये पासवर्ड 6 तो आज करना है। वो 6 के अंदर क्या है कि एक एसेट की लाइफ इंडेफिनेट थी और साथ ही लीगल लाइफ 10 साल थी, तो क्या वो इंडेफिनेट लाइफ वाला है? वो इंडेफिनेट लाइफ वाला है ही नहीं बेटा, क्योंकि उसकी लीगल लाइफ आ गई, वो इस कैटेगरी में आ गया। अब शॉर्टर क्या है ही एक लाइफ हमारे पास, यूजफुल लाइफ का तो पता ही नहीं है, तो लीगल लाइफ ही उस पर मोटाइज किया था, ये 6 में किया था, ठीक है जी। इधर से सवाल उठने लगा था। अच्छा, ये ग्रिल ऊपर करवाओ यार, ताली से नहीं हुई यार। क्यों नहीं रिमोट रखते यार अपने पास? कर दिए करो छोटे मोटे काम यार, कोई एक बच्चा तो इंस्टॉल किया करो यार। अच्छे मोबाइल में नहीं होता भाई, कह रहे निकलना तुम्हारे पास मेरी तरह से बटनों वाला है। अच्छा,
यकीन मानो आजकल आप लोगों के जो जिस टाइम से आप गुजर रहे हैं, आपके लिए वो बटनों वाला ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई पे फोकस किया करो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 17 में कहता है एक्सप्लेन। बड़ा मसला है ये। आप लोगों को टॉपिक आता होता है सारा, आपको जर्नल एंट्री भी करनी आती है जी। आप देखो ना, अभी तक हमने जो 2-3 दिन लगाए हैं, इसके अंदर आपको IAS 38 में एक लफ्ज़ का मसला, ये थोड़ा सा मसला जो ये आया, या एक्सटेंशन वाली बात में आता है, मिनिमल वाली में, ठीक है, वो भी मसला आपको महसूस नहीं हो रहा। बाकी तो स्टैंडर्ड सारा आपके सामने है। जर्नल एंट्री करना आपको आती है, ठीक है, नोट बनाना आपने सीख लिया है। लेकिन मसला कब आता है? जब सारी तैयारी करके जाते हैं ऐसे पन्ने खान बन के, आगे वो कहता है ज़रा एक्सप्लेन करना, वहाँ पे सारी हवा निकल जाती है, कुछ तो करते ही नहीं है। मैंने पहले शायद जिक्र किया आपकी क्लास में कि FAR 1 के अंदर कम डिस्कस वाले सवाल वो पूछता है, FAR 2 में ज़्यादा पूछता है। बल्कि मैंने ये भी बताया था शायद आपको कि इस अटैम्प्ट के अंदर ही IAS 12 बहुत अच्छा बच्चे तैयार करके जाते हैं, बड़े नंबर भी लेते हैं उसके अंदर से। सवाल बहुत आसान था वो, लेकिन उसने रिक्वायरमेंट में लिख दिया एक्सप्लेन या डिस्कस। तो ये काम हर टॉपिक में आना चाहिए हमें, ठीक है ना। जो चीज़ पता है, जिसकी डबल एंट्री कर रहे हैं, उसकी अंग्रेजी लिखने की थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है। वही मैं अर्ज कर रहा था, लिखने से आएगा वो काम, लिखने से, लिखवाने से नहीं आएगा। लिखवाऊंगा तो मैं सही, मेरी तो मजबूरी है, मैं तो लिखवाऊंगा। जिस टॉपिक में जाएंगे, जो एक्सप्लेनेशन वाले सवाल जिनमें पूछता है, जो पूछे होंगे वो डिस्कस करूंगा, मैं बोलूंगा भी सही। लेकिन आपको फ़ायदा उससे नहीं होगा, मेरे बोलने से, मेरे लिखवाने से। आपको फ़ायदा होगा आपके खुद के लिखने से, ठीक है। ये ज़रूरी है, लिखना आना ज़रूरी है। देख लो, 3 तरह के सवाल, ये ज़्यादा, आज 3 सवाल हम करेंगे पास पेपर के, 17, 5, 6, तीनों में यही है। अब 3 सवाल आपके सामने एकदम से इकट्ठे 3 सवाल है, तो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और भी बहुत हैं सवाल, ठीक है। चलें, तो एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ AL फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2021 इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफ्स। अच्छा जी, नंबर 1, इन 2020 AL स्टार्टेड, ज़रा वो ओपन ना कर लें रिसर्च, शुक्र है शुरू से ही खुला, सुभान अल्लाह, ये बड़ा काम हो गया है। यशी लग गई, वेव्स लग गई हैं। वो डेवलपमेंट को हमने पढ़ा नहीं था, अच्छा वो मिटा दिया था कल, चलो अच्छी बात है, ज़रा आज नए सिरे से इसको हाईलाइट करेंगे। इन 2020 AL स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। अच्छा, ये बात भी कल बच्चों के ज़हनों में आ रही थी, देखें जी, जब काम शुरू हो गया, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इसके अंदर रिसर्च डेवलपमेंट साथ भी चल रही होती, हो सकता है वो चल रही हो, एक तरफ अभी कुछ रिसर्च वाला काम चल रहा हो, साथ कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई हो, तो इससे ना परेशान हुआ करें। डेवलपमेंट स्टार्टेड, काम शुरू हो गया, अगली बातें फिर वो खुद बताता रहेगा साथ साथ, ठीक है। द रिकॉर्डिंग, अच्छा, इन 2020 में किस दिन पता नहीं डेवलपमेंट शुरू होगा, हमने काम शुरू कर दिया। द क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजिंग ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वॉज मेट ऑन, और यार हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 21 है। अच्छा, ये पिछले साल की बात, 2020 तो पिछला साल है, 2020 पिछला साल है। हमें क्या एक्सपेंस एसेट से भाई, लो लग गई तुम लोगों की नजर, दोनों ही बंद हो गए हैं। अच्छा भाई, आप ले दो ना मुझे। हाँ, ये नहीं दुआ करनी के सही से चला करे, तुम्हें क्या पता अदरक का स्वाद। यार जुगता ना मारा करो यार, उस्ताद ने अच्छी गल नहीं की यार, रमज़ान है। अच्छा सॉरी जी, इन 2020 पिछले साल में हमने एक डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट शुरू कर दिया था, ठीक है। हमारी बला से रिसर्च थी या डेवलपमेंट थी हमें नहीं पता, ठीक है ना, हमें उससे कोई सरोकार है। हाँ, इस साल में वो कहता है 1 जनवरी 21 से ही रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हो गया, डन। यानी इस साल में जितने खर्चे होने अब कैपिटलाइज होंगे डेवलपमेंट वाले। हाँ, अगर इस पीरियड में कोई रिसर्च चल पड़े, जैसे कल वाले सवाल में कान फ्यूजन आ रहा था, ठीक है, तो फिर आपने
उसको इधर ऐड नहीं करना, ठीक है ना। वो रिसर्च स्पेसिफिकली को बोल दे, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। चले, अब यकम जनवरी से डेवलपमेंट शुरू हो गई है अच्छी वाली, जो खर्चा भी होगा उसको हमने कैपिटलाइज। ऑन दिस डेट AL स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट विच वॉज कंप्लीटेड इन, प्लांट है, प्लांट तो बेसिकली प्लांट नहीं, अभी आगे नहीं ना पढ़ा, प्लांट तो PPE होता है ना, दिल में तो यही आ रही है, ठीक है। यहां से देखकर यूं लग रहा है कि उन्होंने को प्लांट PPE वाला प्लांट बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन वो कहता है सब्र करो, रुको रुको, क्या सोची जा रहे हो, हेलो, इट इज अ पायलट प्लांट फॉर टेस्टिंग द न्यू प्रोडक्ट एंड इज नॉट फॉर अ स्केल इकोनॉमिकली फिजिबल फॉर कमर्शियल। ओ, a pilot plant that is not scale economically feasible for commercial product। ये पैरा उठा के लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो सवाल के अंदर भी पैरा पड़ा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये वो प्लांट नहीं है जो आप समझ रहे थे, बल्कि ये वो प्लांट है जो ये समझ रहा है। कौन सा? पायलट का। पायलट जो पायलट चलाता है जिस प्लांट को, ये वाला प्लांट है। इसको पायलट नहीं, ये वो प्लांट है जो डेवलपमेंट फेज के अंदर हम छोटा सा प्लांट बनाते हैं जिस पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब इसके लिए भी अहम बात क्या थी, ये कल ही मैंने बताई थी, वो क्या, इस पायलट प्लांट का डिजाइन करो, इसको कंस्ट्रक्ट करो, या इवन इसको ऑपरेट करो। ये सारे के सारे पायलट प्लांट के जो काम हैं, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, ये सारे किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट में फॉल करते हैं। अगर डेवलपमेंट का 6 क्राइटेरिया मीट हो चुका है तो ये खर्चे कैपिटलाइज होंगे, इंटेंजिबल की कॉस्ट बनेंगे, ठीक है। और वो हो चुका हुआ है, क्योंकि वो डेवलपमेंट शुरू की थी। वो कहता है ऑन जिस दिन ये मीट हुआ क्राइटेरिया वो है 1 जनवरी 21, ऑन दिस डेट, साथ ही वो कह रहा है, और इसी दिन AL ने डेवलपमेंट शुरू कर दी। जिस दिन क्राइटेरिया मीट होने का, चलो 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 गुड्स बना, चलो जो चेक करना है, बनती है नहीं बनती है, पायलट प्लांट बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब इस डे 1 से ही इसके चाहे डिजाइन पे खर्चा हो, चाहे कंस्ट्रक्शन पे हो, चाहे इसको ऑपरेट करने में खर्चा हो, वो सारे का सारा ही क्या बनना है? इंटेंजिबल, कैपिटलाइज होना है। क्लियर है ये बात? AL इनकर्ड कॉस्ट ऑफ 3 million and 7 million ऑन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। डिजाइन और कंस्ट्रक्शन तो दोनों ये आ गए ना, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन, इस पे जो खर्चा होना है वो कैपिटलाइज होना है, ठीक है। कैपिटलाइज क्यों होना है? डेवलपमेंट फेज भी है, डेवलपमेंट फेज का ये डेवलपमेंट की फेज की एग्जांपल भी है, यानी डेवलपमेंट एक्टिविटी भी हो रही है, प्लस क्राइटेरिया भी मीट हो चुका है। तो फिर जो खर्चा इस पायलट प्लांट पे हो रहा है वो सारे का सारा ओके। AL एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट द प्लांट फॉर 2 years टिल एंड ऑफ डेवलपमेंट फेज। इसका मतलब ये पिछले साल में जो प्रोजेक्ट चला था अभी भी चल रहा है, और ये आगे 2 साल भी चलेगा। प्रोजेक्ट है ना, चल रहा है, ठीक है। तो वो ये वाला प्लांट अगले 2 साल ऑपरेट करना चाहेंगे जब तक डेवलपमेंट चलनी है। हमारे पीरियड में इसका मतलब डेवलपमेंट खत्म भी नहीं हो रही। लेकिन क्वेश्चन इज, अब फिर दिमाग के अंदर आई कैप ने ना बड़ा घुमा के सवाल दिया होता है, फौरन बच्चा इस तरफ चला जाए, 2 साल PPE है, डेप्रिशिएट करेंगे तो इधर इंटेंजिबल में आना ही नहीं है। ऐसा सोच आ सकती है, ऐसी 2 साल चलना है जी इसने। और भाई नहीं, डेवलपमेंट एक्टिविटी है पायलट प्लांट को डिजाइन कंस्ट्रक्ट करना और फिर ऑपरेट भी करना। अब आपका इंटेंजिबल 3-4 साल 5 साल, भाई वैक्सीन है, फॉर्मूला है, ये डिजाइन्स हैं, कई साल लग जाते हैं इनको डेवलप होते हुए। 10 साल तक आप वैक्सीन नहीं बना पाए, एक चीज की बनाए जा रहे हैं, 10 साल आपने डेवलपमेंट जारी रखी, 10 साल तक आपका प्लांट चलता रहेगा, लेकिन वो प्लांट PPE कभी नहीं कहलाएगा। वो प्लांट के ऊपर जो कॉस्ट इनकर हुई थी डिजाइन कंस्ट्रक्शन पे, वो भी इंटेंजिबल कॉस्ट का पार्ट बन गई थी। और जितना अरसा उसको ऑपरेट करने के ऊपर बिजली लग रही है, गैस लग रही है, कोई मटीरियल लग रहा है, सारा कुछ क्या बन रहा है? इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बन रहा है, क्योंकि 6 क्राइटेरिया मीट हो चुका हुआ है। अब सारे खर्चे जो हैं वो डेवलपमेंट वाले कैपिटलाइज होने, ठीक है। अच्छा, तो AL एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट द प्लांट फॉर 2 years टिल एंड ऑफ डेवलपमेंट। हमारा साल जो 21 है, ड्यूरिंग 21 AL इनकर्ड 5 million इन ऑपरेटिंग द प्लांट। ये भी आपको बता दिया कि ये तो तीनों ही चीजें क्या हैं, ये कैपिटलाइज होने वाली हैं। अब कहता है डिस्कस करो। क्या डिस्कस करोगे आप? डिस्कस क्या करोगे बोलो? आप डिस्कस करोगे 3, 7 और 5, कितना बना? आप यूं
लिखे सर, थोड़ा ट्राई करते हैं, चले थोड़ा सा एक सवाल ये लिख लेते हैं, फिर 5वें को ज़बानी मैं बोलूँगा, बस आप सुन लेना, घर पे ट्राई करना अगर सही नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब भाई लिख के लाया घर से, माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। पहला हफ्ता जो है रोज का काम रोज हो रहा है अभी तक तो जी। कोई नहीं, कल से फिर डंडा भी आ जाएगा क्लास में। अच्छा लिखें जी, पहली बात तो ये लिखेंगे हम कि जो कॉस्ट पायलट प्लांट पे इनकर होती हैं, ठीक है, बल्कि एक ही बार में इकट्ठा लिख लेंगे कि कॉस्ट जो भी इनकर हुई डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन जो ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट पे, वो डेवलपमेंट फेज़ की एग्जाम्पल हैं और उनको हम कैपिटलाइज भी करेंगे क्योंकि नहीं इफ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि रिगार्डिंग क्राइटेरिया मीट हो चुका है। तो इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनेगा 15 मिलियन, ब्रैकेट में आप लिखेंगे फिर 3 + 7 + 5, ठीक है। अब इस बात को लिखने की ट्राई करें, लिखें कॉस्ट इनकर्ड ऑन डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट fall under cost incurred on design construction operation, ये तीनों लिखे होते हैं, तीनों हमने भी लिख दिए, ऑफ अ पायलट प्लांट। आगे क्या लिखवाया था मैंने, fall under, हाँ आगे वो लिख तो लें बच्चे, fall under examples of development activities। फुल स्टॉप के बाद लिखें एज द क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग, एज द, ठहरो क्या लिखा होता है यहाँ पे, मुझे मिल ही नहीं रहा, हाँ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर, ठीक है, लिखें एज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजिंग डेवलपमेंट कॉस्ट हैज़ बीन मेट एज द रिकग्निशन क्राइटेरिया। यहाँ से मैंने वो बचपन वाली बात सवाल में ही जवाब पढ़ा है, तो डिस्कस वाले सवालों में कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, जवाब सवाल से ही उठा लेंगे आप, ठीक है ना। तो एज द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट बोलो, इंटरनली जनरेटेड की बजाय डेवलपमेंट बोलो, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। एज द रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजिंग डेवलपमेंट कॉस्ट इज मेट, हैज़ बीन मेट, देख लो अंग्रेजी सर सही नहीं कर रहे, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया हैज़ बीन मेट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ₹15 मिलियन, मिलियन ही है ना, हाँ जरा मुझे देखने देना पीछे से कैसे लिख के आ रहे हैं, तुम लिखते रहो, एज द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कैपिटलाइजिंग रिकग्निशन, Therefore, cost of ₹15 million, ब्रैकेट में लिखो 3 + 7 + 5, बस आगे अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, उसको पता लग जाएगा ये तीन चीजें लिखी हुई, ठीक है ना। Therefore, cost of ₹15 million shall be capitalized as intangible, shall be capitalized as an, should भी लिख लो यार जी बेटा। बीस में हमने काम शुरू किया था, 1 जनवरी को क्राइटेरिया मीट हुआ और इसी दिन हमने पायलट प्लांट डेवलप करना शुरू किया, ठीक हो गया। अब इस पायलट प्लांट के डिजाइन पे 3 मिलियन लगा है, कंस्ट्रक्शन पे 7 मिलियन लगा है और ऑपरेशन पे 5 मिलियन लगा है, नहीं समझे बात बेटा। 3 मिलियन इस पायलट प्लांट के डिजाइन पे लगा है और पायलट प्लांट बनना ही किस दिन शुरू हुआ है, 1 जनवरी 21 से, जिस दिन क्राइटेरिया मीट हुआ है। जरा दोबारा पढ़ो, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया was met on 1 January, on this date AL started development of a plant which is a pilot plant, ठीक है।
फिर उसके सारे खर्चे तो यकम जनवरी से शुरू होंगे ना, उससे पहले तो वो बनना ही नहीं शुरू हुआ था। ठीक हो गया? अभी मैंने वो बात तो की नहीं ना, अभी तो मैंने इंटेंजिबल बनाया है। ठीक है, फुल स्टॉप से पहले क्या लिखा हुआ है? शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल, फुल स्टॉप। आगे लिखें, एज द प्रोजेक्ट इज, एज द प्रोडक्ट यूं कह लें, एज द डेवलपमेंट इज, एज द डेवलपमेंट इज स्टिल इन प्रोसेस, एज द डेवलपमेंट इज स्टिल इन प्रोसेस। तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल कर गया मेरे बच्चों? पहले 3 वाले में। अब ठीक है, एज द डेवलपमेंट इज स्टिल इन प्रोसेस, देयरफॉर दिस कॉस्ट शैल नॉट बी amortized, therefore this cost shall not be amortized, but therefore this cost shall not be amortized, but it shall be tested for impairment annually, but it shall be tested for impairment annually। थोड़ा सा और रोप डालो उस पर तक, क्या आपको पता है इम्पेयरमेंट कैसे होती है? नहीं नहीं नहीं, क्या लिखवा रहा था? रंगी देती थी। थोड़ा सा पीछे जाओ और रटा रटा जरा पीछे से लाके आए, हाफजों की तरह जरा लुकमा जरा पीछे से, आयत शुरू से पढ़ाए ना। दिस कॉस्ट शैल नॉट बी amortized, बट इट शैल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली बाय कंपेयरिंग। ये बताओ कि मुझे इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना आता है। बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट, फुल स्टॉप। और विदाउट एनी इंडिकेशन की जरूरत नहीं लिखने की। जब मैंने लिख दिया एनुअली करना है हमने, तो वो बात आ गई ना कि हर साल करना है, तो फिर अगली बात आपको बस पता होनी चाहिए। ठीक है, वो कितने नंबर हैं लिखी जा रहे हो? 9 नंबर का सवाल है, बस करो। ठीक है, एंड पे रह तो नहीं गया कुछ? मैंने क्या कहा जी? एज दिस डेवलपमेंट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर प्रोसेस, इन प्रोसेस, देयरफॉर it shall not be amortized, rather it shall be tested for impairment annually by comparing book value and recoverable। ठीक हो गया जी? पॉइंट 2। अब पता लग रहा है लिखना आना चाहिए। अब इस तरह से लिखना होता है और एक होता है आपकी अपनी जबान में लिखना, वो बड़ा मसला है। जैसे यहां पे तो अब कोई एक्सपेंस नहीं है, मिसाल के तौर पे यहां पे कोई एक्सपेंस हो, एडवर्टीजमेंट है, आप लिख दोगे एडवर्टीजमेंट इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। एक ये तरीका है, ये तरीका लिखने का। आगे 38 प्रोहिबिट्स recognition of advertisement as an intangible, therefore it shall be charged to profit and loss as an expense when incurred। अब ये तरीका लिखने का, अंग्रेजी थोड़ी सी लिखी आपने, नहीं, बात ये है कि उसको उसकी जबान में लिख के दिखाओ ना। मतलब स्टैंडर्ड को थोड़ा सा कोई टेक्निकल जार्गन्स होने जरूरी है। बहरहाल अपनी अल्फाज में नहीं लिखना। वो सलीस उर्दू एक तो लंबी भी बड़ी होती जाती है और अंग्रेजी भी ऐसी। सर सैयद वाला नोट, सर सैयद अहमद खान इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसा फिर आप आगे लिखे, ये इस तरह से है कि मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी अंग्रेजी नहीं लिखनी फिर। ठीक है, तकरीबन ऐसी लिखने लग जाते हैं आप। कोई ये नहीं कि कोई रट्टा लगाना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप हर रोज जो ये चीज़ें पढ़ रहे हो, हर रोज जो ये स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, हर रोज इसके अंदर मैं ये बात कर रहा हूँ, इट शैल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली, इट शैल बी टेस्टेड फॉर, तो आप यही लिखोगे जाके, और क्या लिखना है? तो सही है ना, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। नंबर 2, ऑन 1 मार्च 21 AL acquired a patent with indefinite life, indefinite life वाला है, in exchange of its old equipment। कल थोड़ी सी निशानदेही कर दी थी इस बात की, याद है कि ज़रूरी नहीं है टेंजिबल से ही एक्सचेंज हो, इंटेंजिबल से ही एक्सचेंज हो, ज़रूरी नहीं है। टेंजिबल से इंटेंजिबल से टेंजिबल एक्सचेंज हो सकता है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। इन्होंने एक्वायर यानी खरीदा है एक टेंजिबल है ना, एक पेटेंट, ठीक है, लेकिन उसके बदले में अपना एक टेंजिबल एसेट, एक इक्विपमेंट दे दिया है और कुछ कैश भी पे किया है। ये तो कल वाली ट्रांजैक्शन है। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एंड कैश देखो ना, उन्होंने कहा इन एक्सचेंज ऑफ इट्स ओल्ड इक्विपमेंट एंड अ कंसीडरेशन। तो बात तो वही बन रही है कि जुमला मैंने आगे पढ़ा नहीं था, वैसे अब पढ़ लेते हैं। इन एक्सचेंज ऑफ इट्स एक्वायर्ड अ
पेटेंट, ये न्यू आ गया, इन एक्सचेंज ऑफ अ ओल्ड इक्विपमेंट एंड कैश कंसीडरेशन, तो वो भी नाल ही जा रही है ना भाई फिर, ठीक है। अच्छा, वैसे फेयर वैल्यूज भी बता देंगी आपको, पेटेंट महंगा होगा, इक्विपमेंट सस्ता होगा, वैसे भी नजर आ रहा होगा आपको कि महंगी चीज लेके सस्ती दे, कुछ पैसे देने ही पड़ते हैं। बहरहाल जुमला पढ़ो यार, नहीं कंफर्टेबल हो तो आगे नहीं जाएंगे, कोई मसला नहीं है, जुमला पढ़ो। कंसीडरेशन पे नहीं होती कभी, हमेशा रिसीव ही होती है। कंसीडरेशन का मतलब तो कंसीडरेशन है, पेड रिसीव्ड तो हम लगा के उसका मतलब पूरा करते हैं, ठीक है ना। कंसीडरेशन रिसीव्ड, कंसीडरेशन पेड। जो आपने कंसीडरेशन रिसीव किया, मैंने वो कंसीडरेशन, आपने ये पेन मुझे दिया, मैंने ये पेन आपसे खरीदा है, आपने ये पेन मुझे दिया, मैंने आपको कंसीडरेशन इसकी पे की है। अब मैं तो कह रहा हूं मैंने पे किया है, आप कह रहे हो मैंने रिसीव किया है। कंसीडरेशन तो कंसीडरेशन ही है ना, ठीक है। तो जुमले का कॉन्टेक्स्ट देखोगे बताएगा आपको। कंसीडरेशन के लफ्ज को अकेला करके ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक देखो, लेकिन जुमला पूरा पढ़ लो। कंसीडरेशन सिर्फ लिखे हुए को तुम कंसीडरेशन रिसीव्ड मत समझो, बस कंसीडरेशन को कंसीडरेशन समझ के सिर्फ पढ़ो, पढ़ के देखो। ऑन यकम मार्च AL acquired a patent with indefinite life in exchange of its old equipment and cash consideration। तो इसका क्या मतलब बन रहा है? पेटेंट ले रहे हैं और एक्सचेंज में क्या दे रहे हैं? एंड तो देखो ना, एक्सचेंज में ओल्ड इक्विपमेंट एंड कंसिडरेशन है, ठीक है। कंसिडरेशन में पुराना इक्विपमेंट और कैश पे कर रहे हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं पेड लिखो अब इसके साथ, ठीक है, जरूरत नहीं है लिखने की वैसे, बाय द वे जुमला बता रहा है, ओके। वैसे मैं सोचा नहीं सी कि ऐसी गलत ऐसी बहस करांगे, चलो आगे बहस वाली बातें आगे थी, लेकिन उन पे कल कर ली थी। फेयर वैल्यू ऑफ पेटेंट ये न्यू है एंड इक्विपमेंट ये ओल्ड है, वॉज 57 एंड 35। सुभान अल्लाह, पुराने की फेयर वैल्यू आ गई। कल वाली बात याद आ रही, दोनों की फेयर वैल्यू गिवन होगी तो हम इसको फिर इग्नोर करेंगे, इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज द इक्विपमेंट हैड अ कैरिंग वैल्यू ऑफ, अब कैरिंग वैल्यू को भी हमने क्या करना, छोड़े। AL बिलीव्स दैट इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सचेंज। मतलब ये वो ट्रांजैक्शन नहीं है जो लैग करती है कमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन जो कमर्शियल सब्सटेंस लैग करती हो, उसमें फ्यूचर में कैश फ्लोज जो है वो बेहतर किसी एक के नहीं हुआ करते, ठीक है ना, ओके। अच्छा, नेक्स्ट, AL incurred cost of 2 million for transferring the title of patent to its name। ये तो अलग से बिल्कुल वो कैपिटलाइज, जैसे कल हम वो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, कल या परसों वाले सवाल में, ठीक है, कि 15 रुपये का 115 रुपये का इंटेंजिबल आया था, 5 रुपये उसके ऊपर को कॉस्ट इनकर की थी, ये वैसा ही है, ये कैपिटलाइज होने वाली कॉस्ट है, ठीक है जी। जी भाई, अच्छा, अब जी इसके बारे में लिखनी तो अंग्रेज़ी है, लेकिन मोटी मोटी 2-4 बातें ज़रा लिख लेते हैं। एक तो कॉस्ट ऑफ न्यू जो है वो होगी 35 जमा 25, कितना, 60, ठीक हो गया जी। जी, कॉस्ट ऑफ न्यू 2 है, उसके बाद क्या है, उसका नाम क्या था, ट्रांसफ़र फी, लैंड की भी ट्रांसफ़र फ़ी कैपिटलाइज करनी होती है। कोई लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड खरीदो, उसके ऊपर कोई ट्रांसफ़र फ़ी पे करनी पड़े तो वो लैंड की कॉस्ट में ऐड करते हो आप। ऐसे ही पेटेंट है, ख़रीदा है, कोई रजिस्टर करने के ऊपर, ट्रांसफ़र करने के ऊपर फीस लगी है, गवर्नमेंट को पे की है, तो वो आपने ऐड करना है, कैपिटलाइज करना है, ठीक है। ट्रांसफ़र फ़ी वैसे कितनी है, 2 हो गई, ये 2 चीज़ें हो गई। उसके अलावा मुझे पुराने की कॉस्ट चाहिए थी, वो सवाल में गिवन नहीं है, बुक वैल्यू गिवन है, लेकिन मैं जर्नल एंट्री तो कर नहीं रहा। अच्छा, बाय द वे जर्नल एंट्री भी कर रहा होता ना तो भी बुक वैल्यू से ही हो जाती, बुक वैल्यू से हो जाती जर्नल एंट्री, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एसेट अकाउंट को यानी इक्विपमेंट को क्रेडिट, मैं एंट्री करना नहीं चाह रहा, लेकिन चलो फिर भी थोड़ी सी, इक्विपमेंट को हम क्रेडिट करेंगे, इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देंगे बुक वैल्यू से, वो है 30 है, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेट ऑप्शन तो अब आनी कोई नहीं, बुक वैल्यू जो आ गई, ठीक है। उसके बाद नया एसेट कौन सा आया है, ये इंटेंजिबल आया, ठीक है, इसको डेबिट कर दो, लेकिन इसकी कॉस्ट 60 भी है और 2 भी है, यानी 62 पे इसको डेबिट करोगे। फिर कैश आपने पे किया है 25 का, फिर गेन लॉस आपका निकल आएगा,
भी तो ऐड करेंगे जो नीचे तो हाँ हाँ किया, बिल्कुल बिल्कुल, 25 जमा 2, सॉरी जी, कितना 27। हाँ भाई, इक्विपमेंट गया, कैश भी गया, पेटेंट आ गया, गेन आया लॉस आया, कितना को आ गया लॉस? 5 का गेन या लॉस? ओके। वो तो हम जो कैश होता है वो तो डिस्पोजल नहीं करते या एक्सचेंज पे, ये दो सर ये तो कैपिटलाइज। अच्छा अच्छा सही है, कंपाउंड है। तोड़ने लगा था मैं अब एंट्री। भाई ये दो रुपये भी पेटेंट डेबिट और कैश क्रेडिट ही हुए हैं ना, तो इसलिए इकट्ठा कर दिया इसको, माजरत। हाँ हाँ ये लो, वो तो आपने बताना है जो भी कहना है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये एंट्री मैं करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये ना आप फिर ऐसे कोई टाइम ज़ाया करने की आपको आदत ना पड़ जाए पर्चे के अंदर, ये एंट्री नहीं करनी थी, हमने तो डिस्कस करना था इसको, ठीक है। अब यही बातें जो हमने यहाँ एंट्री में लिखी हैं, मकसद मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको देखो ये कॉन्सेप्ट आपको आता है, अब जैसे ही आपको कहा जाए डिस्कस कर दो, इसको एक्सप्लेन कर दो, आपके पर जलना शुरू हो जाते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं, लिखना शुरू करो, यही बातें अब हमने लिखनी है, ठीक है। ये जर्नल एंट्री बेसिकली हमने लिखनी है, ठीक है, लेकिन यूँ नहीं कहना वी विल डेबिट वी विल क्रेडिट, नहीं, बस अंग्रेजी लिख के था नहीं, I38 डिस्कस करना है उसकी रोशनी में, ठीक है। एक्सचेंज the exchange shall be recorded at fair value because transaction has commercial substance। वो मैं अभी लिखवाता हूँ, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि अगर ट्रांजैक्शन लैग करती कमर्शियल सब्सटेंस तो फिर फेयर वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड होता एसेट, फिर तो बुक वैल्यू प्लस कैश पेड पता है। तो ऐसी तरह लाइन लिखवा दी, याद रहेगी तो लिख देना पर्चे में, ना रही तो कोई मसला नहीं, ठीक है। ये मैंने क्या लिखवाया, द एक्सचेंज शैल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू बिकॉज ट्रांजैक्शन हैज़ कमर्शियल सब्सटेंस, क्योंकि उसने ये लाइन लिखी थी ना कि जी फ्यूचर बेनिफिट्स बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, ठीक है। आप फुल स्टॉप के बाद लिखो, एज फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू एसेट्स इज गिवन, as the fair value of both old and new assets is given, the patent will be recorded at 60 million, ब्रैकेट में लिखोगे, वो बाद में ऐड करवाता हूँ, थोड़ा सा जुमला ज़रा 1 मिनट रुक जाओ, इसमें वो वाली बात भी पूरी करने के हमने ये सिलेक्ट करना है, ज़रा दोबारा मुझे बोलना क्या लिखवा रहा था मैं, ये बात फिर ज़रा स्किप हो रही है थोड़ी सी। एज फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू एसेट्स इज गिवन, द पेटेंट शैल बी रिकॉर्डेड एट 60 मिलियन, लिखो 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 60 मिलियन, ब्रैकेट में लिखो 35 plus 25, the patent will be recorded at 60 million being fair value of old plus consideration paid, full stop, ठीक है। ओके, आगे लिखो ₹2 million incurred ₹2 million incurred in transferring the title of patent should be added to cost of patent, should be added to cost of patent। शुरू से क्या शुरू वाली लाइन बताओ जरा मुझे, यूं ही बोला था, ₹2 million बोला था, चलो ₹2 million incurred on transferring the title of patent
shall be added to the cost of patent. Full stop. अच्छा जी, अब ये देखो थोड़ा सा आपको ये समझ आ रहा है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये चीज़ IS 38 की रोशनी में कैपिटलाइज होनी है कि नहीं होनी है। अगले सवालों में जाएंगे ना और खूबसूरती नज़र आएगी, उनमें एक्सपेंसेस भी नज़र आएंगे, तो उनके बारे में हम यूँ लिखेंगे जैसे इसके बारे में लिखा ना IS 38 के मुताबिक ये एसिड बना है। दूसरे बारे में लिखेंगे IS 38 प्रोहिबिट करता है एडवर्टीजमेंट को, ट्रेनिंग को कैपिटलाइज करने से उसको एक्सपेंस आउट करो, इस तरह से हम लिख रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं IS 38 के मुताबिक ये चीज़ इंटेंजिबल है या नहीं है, एसिड बनेगी या एक्सपेंस बनेगी। ठीक है, जब ये डिसीजन हो जाता है और कोई चीज़ एसिड आ जाती है, फिर अगली कहानी बाद में शुरू होती है कि इसको अमोर्टाइज करेंगे या नहीं करेंगे, वो दूसरी कैटेगरी में। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको ये बताया था, यार ये दोनों इधर आ गए। ठीक है, मैंने कहा था सबसे पहले आपने पहले वाला ट्री देखना है। ठीक है, ये ट्री देख के आपने डिसाइड करना है कोई एक्सपेंस है या एसिड है। ठीक है, साथ ये भी हम ये भी लाइन साथ में हम जहन में रख लें, ये लाइन और ये टेबल देख के हम डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ एक्सपेंस है या एसिड, इंटेंजिबल है या एक्सपेंस। जब इंटेंजिबल है तो फिर इधर ले आएंगे, फिर अगली बात सोचेंगे अब इसको अमोर्टाइज करना है या क्या करना है। तो हम कहेंगे अगर ये इंटेंजिबल है और इन तीन में से है तो अमोर्टाइज नहीं करना, इम्पेयरमेंट ऐसे एनुअली गुजारो, और अगर इन तीन के अलावा है तो हर साल अमोर्टाइज करो ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल और यूजफुल लाइफ, और इम्पेयरमेंट सिर्फ तब करना जब कोई इंडिकेशन हो। तो ये तरतीब रखनी है आपने, इनिशियल मेजरमेंट रिकॉर्ड करें या ना करें, फिर अमोर्टाइजेशन। अभी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात मैंने इसलिए नहीं बोली मुंह से क्योंकि मैंने अभी रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल की बात अभी करनी है आपसे। इसमें भी रिवैल्यूएशन मॉडल है ना, जब वो समझा दूंगा उसके बाद फिर जिन सवालों में वो बात आया करेगी तो फिर इनिशियल मेजरमेंट पे कॉस्ट है या एसेट है या नहीं है, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे हो, और फिर अमोर्टाइजेशन, ये तीन बातें किया करेंगे हम। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि किसी भी गिवन सिनेरियो में हमने किस किस पॉइंट पे बात करनी है, तो वो थोड़ी बहुत बात फिर आप कर लेते होते हैं और नंबर भी आपको मैक्सिमम मिल जाते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, चलो तो अब इसमें ज़रा देखें, इसकी यूजफुल लाइफ ढूंढें, कहाँ लिखा हुआ है, मुझे भी ढूंढने दो। ओ तो लिखें, नो अमोर्टाइजेशन शैल बी चार्ज टू SOCI, नो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस शैल बी चार्ज टू SOCI। देखो पेटेंट ये तो नहीं कह रहे आप कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए अमोर्टाइज नहीं कर रहे, इंडेफिनेट लाइफ है भाई, बना पेटेंट तो तैयार है, आया था, इस्तेमाल कर रहे हो, मसला क्या हुआ, इंडेफिनेट लाइफ। ठीक है, तो लिखें नो अमोर्टाइजेशन शैल बी चार्ज टू SOCI बिकॉज पेटेंट हैज एन indefinite life. However, it shall be tested for impairment annually. However, it will be tested for impairment annually. अगली लाइन ड्रॉप डालने के लिए लिखना चाहो तो लिख लो, बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट। वैसे मेरा प्लान नहीं था आज इस सवाल को लिखवाने का, चलें लिखने की प्रैक्टिस ही करनी है ना, अगले में नहीं करेंगे, अगले में प्लान था, अगले में सिर्फ ज़बानी कर लेंगे बात, मैं बोलता जाऊंगा आप सुनते जाना, घर जाके फिर उसे लिख के देख लेना। डन, बस और नहीं, काफ़ी है 3 नंबर के लिए। 4-5 मिनट में इतनी बात लिख लोगे अगर आपका टॉपिक तैयार होगा तो, 4-5 मिनट भी ज़्यादा बोल दिए, जल्दी लिख सकते हो, 2-3 तो बातें लिखी हैं हमने इसमें। ठीक है, कोई रह तो नहीं गया? अच्छा कोई बात नहीं, बच्चे खेलने गए हैं, सही है, सीख जाएंगे, खैर है। लेकिन उन्होंने पहली बार हमें किसी मेजर टूर्नामेंट इंटरनेशनल मैच में हराया अफगानिस्तान में। ओके, शारजा में शायद हमारा पहला मैच हारे हम, फिर शायद एक ही हारे हुए थे पहले, शारजा में मैच हारते ही नहीं। एक्सप्लेन हाउ ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी डेल्ट में पॉइंट 3 आ गया ऑन 1 जून 21, हमारा साल ही है, साल के एंड दरमियान में। अ गवर्नमेंट ग्रांटेड अ लाइसेंस टू AL
free of cost to import raw material up to 10 tons from international market for its intended use. The license is non-transferable. तो क्या करें, ये तो इंटेंजिबल ही नहीं है, ये सेपरेबल ही नहीं है, इसीलिए बोला था इंटेंजिबल की डेफिनेशन में 3 बातें थी. पहली बात आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस. फिर आइडेंटिफिएबल में हमने कहा था आइडेंटिफिएबल होने के लिए या तो ये सेपरेबल हो, और अगर सेपरेबल ना हो तो कोई लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट भी हो तो इंटेंजिबल कह लेंगे. ठीक है, तो इंटेंजिबल तो ये है, लेकिन मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट. आगे कहता है देयर इज नो फर्दर कंडीशन अटैच बाय गवर्नमेंट, द फेयर वैल्यू ऑफ द लाइसेंस इज. अच्छा, अब नहीं, देखो उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया और उसकी फेयर वैल्यू 50 मिलियन है और कहा है डिस्कस कर दो. तो आप सिर्फ फेयर वैल्यू वाला डिस्कस क्यों करना चाहते हैं? नॉमिनल पे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कैसे करेंगे? कैश जीरो बोलो, सही लिख के बताओ भाईजान. नॉमिनल रुपया 1 होना जरूरी नहीं है नॉमिनल पे रिकॉर्ड करने के लिए. ना करो, रिकॉर्ड ही ना करो. अगर सिफर के ऊपर मिला है रिकॉर्ड ही ना करो, किताबों में नजर ही नहीं आएगा. यही तो मसला होता है. तो बेहतर फिर फेयर वैल्यू वाला समझते हैं हम, लेकिन ऑप्शन तो है ना स्टैंडर्ड का. डिस्कस कर, लिख तो लो फिर बात करते हैं. पहले लिखो. लाइसेंस ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट shall be treated as a government grant. लाइसेंस ग्रांटेड की बजाय गिवन लिखो, ग्रांट दो हो जाएगा. लाइसेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट shall be treated as, लाइसेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट shall be treated as a government grant. फुल स्टॉप के बाद लिखें it can be, अभी बहुत बच्चे पीछे हैं, फिर सुनो शुरू से. लाइसेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट शैल बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट. फुल स्टॉप के बाद लिखें इट कैन बी रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 50 मिलियन. इट कैन बी रिकॉर्डेड, मैंने नहीं बोला कि इट शैल बी, इट मस्ट बी, इट विल बी. मैंने क्या बोला? इट कैन बी. ये भी हो सकता है, दूसरा भी बता देता हूं अभी. ठीक है, इट कैन बी रिकॉर्डेड एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 50 मिलियन. फुल स्टॉप के बाद लिखें द गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी ट्रीटेड एज अ डेफर्ड इनकम. द गवर्नमेंट ग्रांट, यही किया था ना कल, याद करो. ठीक है, डेफर्ड ग्रांट बोला था इसको. ठीक है, तो द गवर्नमेंट ग्रांट, द ग्रांट शैल बी ट्रीटेड एज अ डेफर्ड इनकम. जैसे मर्जी लिख लें. द ग्रांट शैल बी ट्रीटेड एज अ डेफर्ड इनकम एंड शैल बी amortized, and shall be, the grant shall be treated as a deferred income, यानी लाइबिलिटी. ब्रैकेट में लिख लो, लाइबिलिटी समझ नहीं आ रही तो लाइबिलिटी में आ लेंगे. एंड शैल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस जो कहते थे, शैल बी amortized. ठीक है, शैल बी amortized. शैल बी amortized टू प्रॉफिट एंड लॉस. ये मतलब होता है ना, शैल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब यही. ठीक है, शैल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो शैल बी amortized, amortization कहते हैं उसको. ठीक है, शैल बी amortized टू प्रॉफिट एंड लॉस ओवर, हाँ, ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ लाइसेंस. पूरा जुमला मैं बोलता हूँ, पहले ये लिख लो फिर पूरा बोल देता हूँ. ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ लाइसेंस. फुल स्टॉप. नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है, वरना हम ये बात भी करते कि यूं भी लिखते कि अगर इसकी लाइफ डेफिनेट है तो इसको मोटाइज करेंगे यूजफुल लाइफ, अगर नहीं है तो फिर उसको इम्पेयरमेंट ऐसे गुजारेंगे, फिर इसका क्या करेंगे. ठीक है, तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं, जितना है बस इतना नंबर लिख दिए. बोला क्या, ज़रा दिखाना मुझे, ज़रा दिखाना, ज़रा सुन लें जी. लाइसेंस गिवन बाय गवर्नमेंट शैल बी कंसिडर्ड एज, मैंने कंसिडर्ड का लफ्ज़ तो बोला ही नहीं था, लट्टा मुझे याद है.
License given by government shall be treated as government grant. It can be recorded at its fair value of 50 million. Full stop. The government grant shall be treated as a deferred income and shall be amortized to profit and loss. मुश्किल लगे amortize का लफ्ज़ तो यहाँ लिख सकते हो shall be taken to profit and loss as an income, ठीक है, over useful life of license. Okay? आगे लिखें, पूरा लिख लें पहले. Alternatively, थोड़ा बहुत तो अब 3 नंबर असल में हैं ही बहुत कम, इतने कम भी नहीं है वैसे. Alternatively, it can be recorded at its nominal amount. ठीक है. Alternatively, it can be recorded at its nominal amount, जो कि इस केस में 0 है भाई. ठीक, स्टैंडर्ड ऑप्शन देता है तो ऐसी सूरत के अंदर ये रिकॉर्ड ही नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड तो ऑप्शन देता है. किसी ने पूछा तो हम कहेंगे भाईजान स्टैंडर्ड ने कहा था नॉमिनल अमाउंट, हमने कुछ भी पे नहीं किया था, हमने नहीं रिकॉर्ड किया, जाओ कर लो जो करना है. ऑप्शन तो है. ठीक है. ओके. अच्छा, वैसे ना ये नहीं होता कि कोई मर्जी चलेगी. आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी IAS 8 याद है. अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? ये जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे 5 और F को ऑप्शन दिया था IAS 2 ने, आपने जब एक बार 5 सेलेक्ट किया तो उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है. फेयर वैल्यू या कॉस्ट मॉडल ऑप्शन था IAS 40 का, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जो आपने एक बार सेलेक्ट किया उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन गई है. बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट ग्रांट को नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है या फेयर वैल्यू पे, ये भी ऑप्शन है ना. ये ऑप्शन एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन गई है, फिर हमेशा वही काम करना पड़ेगा. अगर आज फेयर वैल्यू पे किया तो फिर हमेशा फेयर वैल्यू पे रखेंगे. ठीक है. ओके. चल, फिर इनकम में डाल लेंगे उसको क्रेडिट करके. किसको? मतलब एसेट को डेबिट करेंगे तो फिर क्रेडिट देंगे. किसको? एसेट को डेबिट क्यों? कॉस्ट जो मिला है कुछ भी नहीं किया ना भाई, एंट्री नहीं की. मैं कह रहा हूँ हमारी किताबों में भी नज़र आएगा, एसेट भी नजर. कुछ नहीं नज़र आएगा. है कहाँ से लाऊं? लाइसेंस है ही कोई नहीं. पैसे दिए हैं तो फिर ही आएगा ना अमाउंट के ऊपर. 0 के केस में नॉर्मली 0 रखता नहीं है, लेकिन 0 के केस के अंदर तो यही बनता है. ठीक है. इनकम में डाल लेंगे. कुछ भी ना करें भाई, आपको बस आपको फ़ायदा हो जाएगा. जो होना है वो प्रॉफिट एंड लॉस में खुद ब खुद आ जाएगा. जब आपकी सेल्स उसकी वजह से बढ़ जाएंगी या आपकी कॉस्ट उस वजह से कम हो जाएगी, आपको खुद ब खुद फ़ायदा पहुंच जाएगा. नहीं रिकॉर्ड के तो नहीं किया. अब ऑप्शन जो है क्या करूँ मैं जी. क्या क्यों अज्यूम करें हम? क्या अज्यूम करें? 1 रुपया कर लें, यही हो सकता है. आप अज्यूम करना है तो 1 रुपया, खुद से अज्यूम नहीं करना. ठीक है. चलें जी, काफ़ी है. ये 17वां सवाल. अब पता लगा कैसे लिखते हैं? ये इतना ज़्यादा लिखवा दिया सर आपने. ओ भाई, इतना लिखवाऊंगा तो इसमें से आधा आपको याद रहेगा ना पर्चे तक. पर्चे में लिख पाओगे. ठीक है. बाकी इसको स्पीड से लिखोगे. 9 × 1.8 करो ना ज़रा. 16 मिनट. तो ये 16 मिनट तो मैं लिखवा रहा था, साथ समझा रहा था. अब ये 16 मिनट से कम टाइम में लिखा जाने वाला है. 10 मिनट काफ़ी हैं, 10 से 12 मिनट. ठीक है. लेकिन काम की बातें लिखो तब. आसान तो है जी बेटा. बेटा असल में ना गवर्नमेंट ग्रांट को आज ही इनकम बना लेता अगर सारा फ़ायदा जिस चीज़ के मद में वो आई है वो आज ही मिल रहा होता. मसला ये है कि जिस चीज़ की मद में ये ग्रांट, क्या चीज़ है? लाइसेंस मिला है. लाइसेंस का सारा फ़ायदा अभी दे देगा. अगर सारा फ़ायदा आज ही 1 साल में दे दे तो सारी ग्रांट को आज ही इनकम बना लो. मसला ये है कि चूँकि ये लाइसेंस जिसकी मद में ये ग्रांट मिली है, बेसिकली तो लाइसेंस ही एज अ ग्रांट मिला है. ठीक है. तो ये लाइसेंस कई साल चलना है, तो फिर इसकी ये जो फ़ायदा है इस फ़ायदे को भी कई साल पे फैलाओ. इसको आज ही इनकम नहीं बनाना. ये वही FR 1 वाला कॉन्सेप्ट ही है. जैसे एसिड की मद में कोई गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो जाती थी तो आप उसको जिस दिन एसिड खरीदते थे उसी दिन उसको गवर्नमेंट ग्रांट को लाइबिलिटी बना लेते थे. आहिस्ता आहिस्ता एसिड एक्सपेंस बनता जाता था, आहिस्ता आहिस्ता ग्रांट इनकम बनती जाती थी. ये वही वाला केस. लाइसेंस भी तो एक एसेट ही है, इंटेंजिबल एसेट है. मिल गया आपको. ठीक है. एंट्री करने का दिल नहीं कर रहा था मेरा वैसे बाय द वे, लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट लेट्स से कितना था, फेयर वैल्यू कितनी थी? 50 पे रिकॉर्ड होगा तो ये डेफर्ड इनकम है 50. मैंने कब कहा कि आप इंटेंजिबल रिकॉर्ड ना करें? कंडीशन अटैच कोई नहीं है. तो
इंटेंजिबल रिकॉर्ड कर लें, ये तो ये बात हो रही थी। हाँ, अगली बात, इस 50 को इनकम में डालें या आज लायबिलिटी बनाएं, तो उसका जवाब है नहीं, आज ही इनकम में ना डालें, इसको आज लायबिलिटी बनाएं, आहिस्ता आहिस्ता इसको अमोर्टाइज करके इनकम में ले जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट? ये तो देखने वाली बात है, हो सकता है वो यूं कह दे 10 टन सारी ज़िंदगी में हम कर सकेंगे, क्या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी लिखा हुआ था, ठीक है, और साथ में डाटा दे दे हमने इस साल इतने टन किया, इतने साल इतने टन, इतने साल इतने टन, तो आप उस हिसाब से करना। या वो ये कह दे 10 टन हम कर सकते हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, ठीक है, और साथ ही कह दे और लाइसेंस की लाइफ 10 साल है, और नीचे कह दे स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो सवाल के हिसाब से है ना। अभी तो जितनी बात लिखी थी उसके हिसाब से हमने उसको डिस्कस करके दे दी। वो सवाल जब इस तरह से आएगा, आपको मोनेटाइजेशन करवाएगा आपसे, तो फिर डाटा उसी हिसाब से देगा। ठीक है, और जो डाटा देगा, अगर आउटपुट का डाटा दे और कहे आउटपुट मेथड लगाओ, तो उस तरह से करोगे। कॉस्ट को भी यूज़ कर सकते, ये जो टन्स हैं इनको भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आउटपुट मेथड यूज़ किया था। ठीक है, और अगर ये नहीं करना, वो कहता है इतनी लाइफ है लाइसेंस की और उसने जो स्ट्रेट लाइन पे ऊपर करना है अमोर्टाइज, तो स्ट्रेट लाइन पे कर देना उसको। बेटा अभी सवाल के अंदर देखेंगे ना, सवाल को आ लेने दो। फिलहाल जो सवाल था उसके अंदर जितनी बात थी वो मैंने कहा कर दी हमने, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर मफरूज़े जो होते हैं ना, वो फिर सवाल सारे को फिर बदल के देखने पड़ते हैं। तो लेट इट कम, अभी तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आपका कोई ना कोई उसके अंदर जो है वो इंशाल्लाह आ ही जाएगा आप जिस पॉइंट की तरफ जाना चाह रहे हैं। राइसिन 11 नंबर का सवाल था, ये कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है? जिसे नहीं किया वो हाथ खड़ा करे। क्या हूं? और किसने जी? क्यों? बस सर ऐसे लग रहा था कि रोज पढ़ रहे हैं, पास हो जाएंगे कहीं। हम तो जाके पढ़ते थे सरोजे पे, और आपको भी कहा गया था किताबें लेके आना। नहीं, आप कर सकते हैं, शायद इस वजह से तो शायद पास हो गए थे मेरे पर्चे। बंदा कहता था पढ़ लो यार, नहीं तो लोग कहेंगे उधर जाता है, पढ़ता कोई नहीं। तो आप तो वही बन रहे हैं, क्लास में सारे बैठे बच्चे कहें ये उधर मस्जिद में चला जाता है तो पढ़ता नहीं है, छोड़ो हम नहीं जाएंगे, हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। यानी पढ़ने वाले बच्चे उधर नहीं जाते। Raisen International is planning to expand its line of products in the line of fire. In the light of the roshni of IFRS's explain how each of the above transactions, यार बोलने वाला काम मुश्किल होता है इसमें। How each of the above transactions should be accounted for in financial statements of Raisen International for the year ended 31 दिसंबर 11। अब ये डिस्कस करते हैं, फिर चलो 6 भी कर ही लेंगे अब फिर। वैसे मैंने 7 और 7A भी आज प्लान में डाले हुए थे, लेकिन सारा प्लान ख़राब कर दिया इसने। नहीं, वो 7 और 7A वो हैं कि अगर आपने रिन्यूअल कराई है तो रिन्यूअल की कॉस्ट मिनिमल है तो क्या करना है, वो अगली ज़िंदगी पूरी के ऊपर ना सवाल करने हैं, वो देखते हैं। अच्छा, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे याद करा देना कल, मतलब जो भी क्लास होगी, ठीक है। टुमारो इसको मैं डिस्कस करूंगा। वैसे स्पेसिफिकली कोई मसला आया इसमें किसी बच्चे को, ठीक है, स्पेसिफिकली जो आ जाएगी इंशाल्लाह। वैसे एंड पे आ ही गई थी जाके, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे इसमें। मैं ये कह रहा हूँ, ये मैंने करना डिस्कस है, लेकिन ये हो सकता है आज ही हो जाए। फिलहाल इसको मैं पेंडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें से किसी को कोई सवाल है स्पेसिफिकली किसी पॉइंट का, वो पूछ ले। बोले अभी बोल, पूछ ले। कितने बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया? अभी तो हाथ खड़ा किया था। इसमें किसी को कोई मसला नहीं आया। लिखना मैं अगेन सिखाऊंगा। किधर बेटा जी? पॉइंट नंबर 3 में RI हैज़ एक्वायर्ड अ ब्रांड एट अ कॉस्ट ऑफ, एक्वायर्ड अ ब्रांड है, इंटेंजिबल बनेगा। पहली बात तो ये है। द कॉस्ट वॉज इनकर्ड इन द मंथ ऑफ जून 11। The life of brand is expected to be 10 years. Currently, there is no active market for this brand. However, RI is planning to launch an aggressive, आपको सिर्फ परेशान करने के लिए, ठीक है ना जी ना। ये इंटेंजिबल ख़रीदा है
कह रहे हैं ये ब्रांड हमने ख़रीदा है लेकिन अभी जो है ना इस ब्रांड की कोई मार्केट नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि इसकी हैवी किस्म की एडवर्टीज़मेंट करेंगे, तो जब भी होगी एक्सपेंस आउट होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आप ये ज़रूर इसके साथ ज़बरदस्ती अगर घुसाना चाहें कोई बात तो ये कह सकते हैं एक्टिव मार्केट नहीं है इसलिए इम्पेयरमेंट टेस्ट ज़रा गुजार लेना। खा ज़बरदस्ती अगर इस चीज़ को गुजारना ही है ना तो ये कह लो कि जी एक्टिव मार्केट नहीं है इस प्रोडक्ट की, तो देख लो कहीं ये ना हो कि फ़ायदा ही ना इतना आना हो जितनी कॉस्ट भर बैठे, ठीक है ना। लिखने को क्या है, लिख तो सकते हो, ओके। लेकिन बहरहाल ये लिख कर कल आना जैसे आज लिखवाया है ना, अभी मैं कोशिश करता हूँ अब 6 क्वेश्चन जब करते हैं ना उसमें भी लिखेंगे, जब ज़्यादा लिखेंगे तो थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर 5th को नए सिरे से नए जज्बे से बगैर सॉल्यूशन देखे अपने वाला और बुक वाला एक बार फिर लिख देना नए सिरे से, तो थोड़ा सा बेहतरी होगी। फिर कल इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नंबर 6, ओह कितने लुकोइए ऐसे एक्सप्लेन नू असी जहाँ जाते हैं एक्सप्लेन नज़र आ जाता है, तो इजी नहीं लेना। आप ऐसे नहीं मैं गला खुश कर रहा अपना बैठा हुआ, ये बातें अहम हैं, लिखना आना चाहिए, वहाँ पे फिर मारे जाते हैं आप लोग, ठीक है ना, पर्चे के अंदर। हालांकि आता भी होता है, स्टैंडर्ड आपका तैयार है। अच्छा, कल ना पार्ट बी जिसमें IASs और SIC 32 हमने बेसिकली पढ़ना है। IASs जिसमें हैं वो लेके आइएगा जिन जिन के पास हैं, ठीक है, जिन जिन के पास हैं वो लेके आइएगा पार्ट बी। वेबसाइट कॉस्ट का की इंटरप्रिटेशन है, एक स्टैंडर्ड कह लो, ठीक है, वो हमने कल पढ़ना है। और उसके पास पेपर्स भी करेंगे लेकिन स्टैंडर्ड खोल के करेंगे। हालांकि पहले समझ लेंगे, हम तसल्ली से सारा समझेंगे बिल्कुल, लेकिन याद कुछ नहीं करेंगे क्योंकि याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड सामने रखेंगे, सवाल सामने होगा और सवाल सारा हल होता जाएगा। स्टैंडर्ड की अफादियत के ऊपर कल एक क्लास है, ठीक है। कितने बच्चों के पास हैं स्टैंडर्ड्स? माशाल्लाह, लेके आइएगा, ठीक है। चलें, बात शुक्र है याद आ गई, कल फिर आपने ऐसे मुंह उठा के बैठा होना। ओपल लिमिटेड, कल का मतलब वर्किंग डे ही होता है नेक्स्ट। पहले 2-3 रोज़े वैसे ही ज़रा थोड़ा पता है आप लोगों को, ज़रा थोड़ा रूटीन चेंज हो रही थी, तो एक इतवार आने दो बीच में। ओपल लिमिटेड कमेंस्ड रिसर्च वर्क ऑन अ न्यू प्रोडक्ट ऑन 1 जुलाई 2013। रिसर्च स्टार्टेड। यकम जुलाई 13, मैंने तो देखा था 13, ओके। एंड एंटर्ड डेवलपमेंट फेज ऑन 1 जुलाई 14। डेवलपमेंट स्टार्टेड। ये इकट्ठा भी को कह देता तो कोई मसला नहीं था, देख लेते फिर उस हिसाब से सवाल, रट्टे थोड़े लगाते हैं हम, तो समझ के चीज़ें देख रहे हैं। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड: रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब ये क्या मुसीबत है, रिसर्च है कि डेवलपमेंट है? नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट उसने इकट्ठी लिख दी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ऊपर उसने ये लिखा था 1 जुलाई 13 को रिसर्च स्टार्ट हुई और 1 जुलाई 14 को डेवलपमेंट। इसका मतलब 1 जुलाई 13 से 30 जून 14 तक। 1 जुलाई ये असल में जो 30 जून फॉर द ईयर एंडेड 30 जून है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 जुलाई 13 से 30 जून 14, ठीक है, ये वो ईयर एंड ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है ना जी। तो अगर 1 जुलाई 13 से 30 जून 14 तक रिसर्च एक्टिविटीज़ चलती रही थी तो फिर ये 8 क्या है, ये एक्सपेंस बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 1 जुलाई से चूँकि डेवलपमेंट शुरू हो गई है और ये नहीं पता, इंपॉर्टेंट बात, ये नहीं पता कि डेवलपमेंट चंगी वाली है कि मंदी वाली है। चंगी डेवलपमेंट वो होती है जो कैपिटलाइज हो, मंदी वो होती है जो
अगर कभी सवाल के अंदर लिखे डेवलपमेंट हैज़ बिगन, हैज़ स्टार्टेड और चुप हो जाए कि 6 क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो क्या दिल करता है, क्या अज्यूम करें? नहीं, क्या अज्यूम कर नहीं, मतलब जिस दिन डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है उस दिन से क्या अज्यूम करें कि एक्सपेंस वाली है या कैपिटलाइज वाली है? एक्सपेंस वाली ना आसान काम है, तो पर्चे के अंदर आसान काम नहीं करना, ठीक है ना। हाँ, आपने खामोशी के केस में अज्यूम करना है कि 6 क्राइटेरिया मीट हो चुके हैं पहले दिन से ही, ठीक है। बल्कि यूँ लिखो, उसूल में लिखो, डेवलपमेंट के बारे में अगर खामोश हो तो अच्छी वाली ब्रैकेट में कैपिटलाइज वाली डेवलपमेंट समझना है। ओके, लिखो लिखो लिखो, किताब पे यहीं पे लिख लो, यहाँ पे ना डेवलपमेंट फेज को यूँ स्टार्ट, यहाँ स्टार्टेड एंड एंटर द डेवलपमेंट स्टार लगा के इसी सवाल के साथ लिख लो या रजिस्टर पे, जो दिल करे। अगर सवाल में डेवलपमेंट के बारे में खामोश हो तो हम कैपिटलाइज करने वाली डेवलपमेंट समझेंगे, अच्छी वाली, ठीक है ना। ओके, तो चलो ये टेंशन भी ख़त्म हो गई, फिर होगी ख़त्म कि नहीं? टेंशन ख़त्म होगी कि नहीं? क्या यकम जुलाई 14 से 30 जून 15 तक का साल है और ये कॉस्ट 12 मिलियन की इनकर हुई पड़ी है, और वो कह रहा है यकम जुलाई 14 से डेवलपमेंट शुरू हो गई थी। सवाल चुप है तो अज्यूम करेंगे ये डेवलपमेंट अच्छी वाली है, तो इसका मतलब ये 12 मिलियन क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज। उसके बाद टेक्निकल स्टाफ की ट्रेनिंग है, कभी भी ये तो आता ही नहीं है। फिर कॉस्ट ऑफ लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट, ये तो पीपीई होता है भाई। हाँ, तो लेबॉर्ट्री में पड़ा हुआ इक्विपमेंट है, तो लेबॉर्ट्री की बिल्डिंग कल को तुम इंटेंजिबल कह दोगे, पायलट प्लांट है। मेरे दोस्त, मैं इंटेंजिबल में इसको ऐड नहीं करवाता, मैं तुम्हें भी बताता हूँ। देखो ज़रा FAR 1 याद करो, एक तो तुम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हो। FAR 1 में एक IS 16 के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है कि अगर आपका कोई एसेट किसी दूसरे एसेट के बनने में इस्तेमाल हो जाए तो जो एसेट इस्तेमाल हुआ है उसकी उतने अरसे की डेप्रीसिएशन उस बनने वाले एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे हम वो कैंटीन की मिसाल लिया करते थे, ठीक है। एक एग्जांपल लिखो यार, बल्कि फिर थोड़ी 2-3 एग्जांपल्स लिखो, मतलब एक एग्जांपल लिखते हैं, उसको ज़रा अच्छा खासा डिस्कस करना पड़ेगा, फिर जाके ये पॉइंट समझ आएगा। लेकिन उससे पहले ज़रा आखिरी वाला पॉइंट देख लें, उसमें क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, पहले ये तो देख लें। कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन क्या होगा जी? ट्रायल रन तो कैपिटलाइज होता है, ठीक है। ओके, हाँ अच्छा, अगली लाइनें भी पढ़ लेते हैं। क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट हैव बीन मेट। चलो ये यहाँ पे उसने लिख भी दिया, क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग मेट हो गया है, तो फिर इसलिए भी हम वैसे सवाल खामोश भी हो तो यही करते हैं, लेकिन उसने बता भी दिया है। ये नहीं बताया किस दिन से शुरू हो रहा है अभी भी खामोश। कहता है डेवलपमेंट स्टार्ट हुई 1 जुलाई 14 को, और फिर कह रहा है सवाल ही के अंदर आगे जाके क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल हैज़ बीन मेट, किस दिन से? अब चुप है तो फिर वही अजम्पशन पहले दिन से, ठीक है। द कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 15। इसका क्या मतलब होता है? देखो, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाने की निशानी है, 2-3 बातें होती हैं। या तो वो यूं लिख दे खुद से ही डेवलपमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड, इंटेंजिबल इज़ रेडी टू यूज़, ये तो होगी सीधी बात। कभी कभी उल्टी बात भी करता है, यूं कह देगा द इंटेंजिबल वॉज हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है तभी उनको दिया, और अब वो कह रहे हैं कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन तो 15 में हो, देखते हैं आगे। फिलहाल 1 जनवरी को कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। कमर्शियल प्रोडक्शन कभी भी इंटेंजिबल बनते हुए नहीं बन, आपको पायलट प्लांट से तो कमर्शियल प्रोडक्शन ही ना हो सकती,
पायलट प्लांट भी अगर लगा हुआ है, प्रोडक्शन हो भी रहे तो वो सैंपल्स बन रहे होंगे, ठीक है, वो टेस्टिंग हो रही होगी। अब मेरे दोस्त 1 जुलाई 14 से एक साल शुरू हो ना, और वो 30 जून 15 पर ख़त्म हो, और इसमें यहाँ पर इंटेंजिबल कंप्लीट हो रहा हो, तो फिर ये कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन पक्की बात है ये इस अरसे के अंदर ही आया होगा, ठीक है। वैसे ये करने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो आपको समझा रहा हूँ, आप लैया से जो हो। पिछले 6 महीने को अमोर्टाइज नहीं करें। देखो मैंने तो अभी 6 महीनों की बात ही नहीं की। अमोर्टाइज किसको करना है? अमोर्टाइज उसको करते हैं जो चीज़ इंटेंजिबल बन जाए, ठीक है। आपका इंटेंजिबल बना ही यहाँ पे आके है 1 जनवरी 15, इससे पहले तो इंटेंजिबल था ही नहीं। तो अमोर्टाइज स्टेप बाय स्टेप ऐसे तो बात करते होते हैं। इंटेंजिबल इस दिन बनेगा और अगले 6 महीने अमोर्टाइज होगा, इससे पहले तो इंटेंजिबल था ही नहीं। यहाँ पर तो इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, इस दिन से डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, ठीक है। इस अरसे के सारे कॉस्ट को हम इंटेंजिबल का पार्ट तो बना सकते हैं पर अमोर्टाइज तो नहीं करेंगे, इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इससे पहले वाला जो अरसा है पिछले साल का, उस साल में तो थी ही रिसर्च, तो वो वाले तो सारे खर्चे वैसे ही, ठीक हो गया। कुछ समझ आ रही है थोड़ी बहुत? चलो ठीक है। सर वो वाला साल इतना बड़ा है, इधर बराबर रखें, हमें तो समझ नहीं, हमें लगा 3 साल है। वैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे लगा 3 साल, इसलिए मैंने कहा आपको भी ना लग जाए, ठीक है। लो भाई, ठीक है। अच्छा, तो अब ये 1 जनवरी को कमर्शियल प्रोडक्शन इस पर स्टार्ट हो गई है, और वो कह रहा है इट इज़ एस्टिमेटेड दैट रिलेटेड प्रोडक्ट वुड हैव अ शेल्फ लाइफ ऑफ, जो हमने ये इंटेंजिबल बनाया, ये इंटेंजिबल्स के बारे में ना ये शेल्फ लाइफ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता होता है, ठीक है ना। इट हैज़ अ शेल्फ लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। सो गए थे दिमागी तौर पे, कुछ तो था, मोबाइल है क्या है फिर। अच्छा सर, ऐसे दिमाग सो गया था ट्रक ड्राइवरों की तरह, आंखें खुली थी। अच्छा, अब ले दे के सिर्फ रह गई है डिस्कशन तो इसकी, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन इसके अलावा कोई बात अगर कंफ्यूज कर रही है तो बता दो। देखो ये पहला साल है, इसमें सारे खर्चे ही एक्सपेंस होते हैं, लेकिन इसको ना कह देना एक्सपेंस होना है। क्यों? क्योंकि ये तो इधर फॉल ही नहीं कर रहा, ये ना रिसर्च एक्टिविटी है ना डेवलपमेंट एक्टिविटी है, पायलट प्लांट नहीं है, इक्विपमेंट खरीदा है। ये ऐसे ही है जैसे हमने 7 वाली बिल्डिंग खरीद के साइंसदानों को बिठा दिया, हमने कहा ये हमारी बिल्डिंग है, आपको नहीं, ये पायलट बिल्डिंग है, क्योंकि इसमें रिसर्च है, लेबॉर्ट्री है। लेबॉर्ट्री हमारी बिल्डिंग्स में आती है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। ऐसे ही ये इक्विपमेंट हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ठीक है। तो चाहे आपने इस पीरियड में ये खरीदा है, ये ना एक्सपेंस है ना ये कोई डेवलपमेंट वाला खर्चा है, ये तो इस स्टैंडर्ड से ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये IS 16 वाला PPE है। बाकी ये एक्सपेंस है क्योंकि इस पीरियड में चल ही रिसर्च रही थी, ओके। और ये सारा ही एसेट है क्योंकि 1 जुलाई से डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, और वो कह रहा है क्राइटेरिया मेट हो गया है, डेट नहीं गिवन, तो हम पहले दिन से अज्यूम करेंगे। फिर ये तो कभी भी नहीं ले जाने देते हम एक्सपेंस में। और पॉइंट 6 भी क्या है? कैपिटलाइज होने वाली कॉस्ट। फिर अब ये डिस्कशन वाला सवाल है, लेकिन मैं पहले एंट्रीज करवाऊंगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद एंट्रीज आप पिक्चर ले लेना, और फिर डिस्कशन को लिखना चाहोगे तो वो लिख लेना बाद में, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि ज़रा हम वो कर लें जो एग्जाम्पल बचपन में की थी। देखें, मिसाल कुछ यूँ दी थी आपको FAR 1 के अंदर, उस्तादों ने ऐसी मिलती जुलती मिसाल ही दी होनी है। ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही पढ़ाया जाता है, लैया वाले मोबाइल को छोड़ के ज़रा सुनो, कि कॉलेज वालों ने ऊपर कैंटीन कंस्ट्रक्ट की, उसको कंस्ट्रक्ट करने में वो 2 महीने लगे जो 2 महीने आपकी छुट्टी होती है, ठीक है। अब जनरेटर पड़ा हुआ है कॉलेज वालों के पास, उसकी सालाना डेप्रीसिएशन है, ठीक है। डाटा अज्यूम करना चाहिए कुछ, कॉलेज कंस्ट्रक्टेड कैंटीन, कॉलेज वाला जनरेटर was used for 2 months in
कैंटीन कंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। अब जनरेटर की कॉस्ट है 150 रुपये, 120 कर लो ज़रा, राउंड फिगर 120 होगी ना, 12 महीने ज़रा इजी रहता है। ठीक है, जनरेटर की कॉस्ट 120 है, यूज़फुल लाइफ है इसकी 5 साल, और अब जनरेटर की कॉस्ट 120 और लाइफ 5 साल। मेरा सवाल, अगली बात आपको नहीं पता, ऐसी कोई बात ऊपर वाली जो लिखी आपको नहीं पता, ठीक है, तो जनरेटर की डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी बताओ? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, थोड़ी तैयारी अगली भी कर रखे ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है जी, 120 डिवाइडेड बाय 5 कितना? 20। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दो या जनरेटर को क्रेडिट कर दो, एक ही बात है। ठीक है, जनरेटर ने ये वैल्यू लूज कर दी। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात और ना होती तो जनरेटर की डेप्रिसिएशन सिंपल इस तरह से निकलनी थी, लेकिन सवाल में बताया गया कि जी कॉलेज ने एक कैंटीन कंस्ट्रक्ट की है, जनरेटर जो है इस कैंटीन की कंस्ट्रक्शन में 2 महीने इस्तेमाल हो गया है। तो IAS 16 ये कहता था कि अगर जनरेटर कैंटीन की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुआ है तो जनरेटर की 2 महीने की डेप्रीसिएशन को कैंटीन की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए, उसको एक्सपेंस आउट नहीं करना। इसका मतलब एक्सपेंस में ये जो डेप्रीसिएशन निकलती है 24, इसका कितना 10/12 जाएगा, बाकी 2 महीने की डेप्रीसिएशन वो कैंटीन बिल्डिंग की कॉस्ट में डालेंगे हम। ठीक है, (120/5) इंटू 2/12 जी, 4 यहाँ पे आ गया और ये 20 बन गया, तो ये सही एंट्री है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इनटेंजिबल पे अप्लाई नहीं हुआ अभी, ये हमने रिवाइज किया है FAR1 वाला। टेंजिबल कैंटीन बिल्डिंग है ना, PPE है, तो जनरेटर की 2 महीने की डेप्रीसिएशन कैंटीन की कॉस्ट का पार्ट क्यों बनी है? क्योंकि जनरेटर 2 महीने कैंटीन की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुआ है, बाकी 10 महीने कॉलेज वाले एक्सपेंस बनाएंगे क्योंकि बाकी 10 महीने आपकी क्लासों के अंदर ये इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, चलें आगे। अब हमारे वाले सवाल की तरफ आए, तो हमारे सवाल के अंदर वो कह रहा है जी हमने एक नई प्रोडक्ट पे काम शुरू किया हुआ है, ठीक है, और इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड, जिसमें ये लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट आई है 4 मिलियन, और नीचे क्या कह रहा है जी, ये 1 जनवरी 14 को हमने ख़रीदा था और इसकी लाइफ, देखो थोड़ी सी बात और ज़रा, मैं ऐसे ही इससे हट के एक सवाल बना रहा हूँ कि हमारी रिसर्च चल रही थी, ठीक है जी, हमने रिसर्च के टाइम में साइंसदानों को सैलरी पे की, एंट्री बताइएगा, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, चलो
₹5 से। मैंने एक लैब इक्विपमेंट खरीदा, लैब इक्विपमेंट की क्या एंट्री होगी? अच्छा, इस लैब इक्विपमेंट की एंट्री तो आपको समझ आ गई, वो तो पीपीई है, इस तरफ नहीं लाया मैं, ठीक है। लैब इक्विपमेंट की कॉस्ट थी ₹200, लाइफ थी, सिंपल रखें ज़रा, 10 साल। लाइफ कितनी है जी? 10 साल। अब इस लैब इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन को रिसर्च के ज़माने के अंदर कहाँ फेंका जाए? देखो, चाहे ये लैब इक्विपमेंट इसी प्रोडक्ट के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अभी कौन सा फेज चल रहा है? रिसर्च फेज। तो रिसर्च फेज के अंदर तो वैसे ही सारे खर्चे एक्सपेंस आउट हो रहे हैं, तो इस लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस आउट ही होगी। इसका मतलब रिसर्च फेज चल रहा था तो हमारी लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन की एंट्री बनी, अंडा नहीं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दो, या लैब इक्विपमेंट लिख दूं? लैब इक्विपमेंट क्रेडिट, ज़रा यूँ लगे ना, लैब इक्विपमेंट ने वैल्यू लूज़ की, ज़रा बात एक ही है, ऐसे दोनों लिख सकते हैं जी। कितनी? ₹2 ₹20, सॉरी, चलो अच्छा जी। अब उसके बाद अगला फेज़, ये साल नहीं है, ये फेजेज़ हैं, ये साल के दरमियान में भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ये एक ही साल के अंदर कुछ महीने रिसर्च चली कुछ, ठीक है। डेवलपमेंट शुरू हो गई, अंडा नहीं शुरू हुआ, डेवलपमेंट शुरू हो गई, लेकिन ये डेवलपमेंट अभी 6 क्राइटेरिया नॉट मेट, यानी बुरी डेवलपमेंट, ठीक है। 6 क्राइटेरिया नॉट मेट। तो ऐसी सूरत के अंदर अब सैलरी मजदूर, ओ यार वो साइंसदान ये बैठे हुए हैं, साइंसदान ये बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं काम पे, इनको सैलरी से जाएंगी ना, इनके घर वाले तो घर पे बैठे खा पी रहे हैं ना, वो यहाँ पे बैठे हुए वैक्सीन। अच्छा, तो सैलरी साइंसदानों को पे की, पीरियड चल रहा था बुरी डेवलपमेंट वाला, एंट्री क्या करोगे? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेट्स से ₹8, शायद अरसा ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद लैब इक्विपमेंट की कॉस्ट है, ठीक है, लेट्स से ये एक साल ही है, अभी ज़रा कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी डेप्रिसिएशन की। ये ईयर 1 है, गल बढ़ती जा रही है ना खामखाई, लेकिन यहाँ पे बात कर लेंगे, सवाल में फिर कुछ करने को रहेगा ही नहीं, फिर सुकून हो जाएगा, ठीक है। जी बच्चों, ये हमारा ईयर 1 है, ठीक है। ये ईयर 2 आया, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, लेकिन अभी 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था। अब अगले साल की इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन का क्या करें? वही करें जो पहले किया था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और लैब इक्विपमेंट क्रेडिट ₹20 से, ठीक हो गया। और फिर तीसरा साल आया, असल में ना वो फिर ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना तो उसके बाद फिर मसला कोई नहीं है, फिर हम इसको साल के दौरान भी रिसर्च शुरू होगी, डेवलपमेंट होगी, हम फिर उसको मैनेज करते रहेंगे, ठीक है। तीसरा साल आया, डेवलपमेंट ही चल रही है, हाँ डेवलपमेंट अच्छी वाली होगी, ठीक है जी। 6 क्राइटेरिया मीट कर गए हम, तो इन दिनों के अंदर सैलरी अगर पे करोगे तो इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, लेट्स से 5 तो हो गया, 4। उसके बाद इस साल की, अभी चल रही है डेवलपमेंट, ख़त्म नहीं किया मैंने, पूरा साल चलती रही, ठीक है। इस साल की डेप्रिसिएशन, डेप्शन एक्सपेंस नहीं, क्यों?
क्योंकि ये इक्विपमेंट चल तो यूज़ तो इसी प्रोजेक्ट में रहा था, लेकिन चूंकि क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था तो जब सारा कुछ एक्सपेंस हो रहा था हम इसकी डेप्शन को भी एक्सपेंस आउट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 6 क्राइटेरिया मीट कर गया, अब वो सारे खर्चे जो इंटेंजिबल पे हो रहे हैं वो भी एसिड बन रहे हैं, तो फिर ये डेप्रिसिएशन भी एसिड की कॉस्ट का, इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। तो इंटेंजिबल एसिड डेबिट और एक्यूमुलेटेड या लैब इक्विपमेंट क्रेडिट। लैब इक्विपमेंट ने अपनी वैल्यू लूज़ की है, लेकिन इस अरसे की जो वैल्यू का लूज़ होना है वो कहाँ चला गया? वो इंटेंजिबल में। ठीक है जी, ओके, नोट कर लें। पिक्चर वैसे ना मैंने एक काम शुरू किया है और अदनान साहब की वेबसाइट है, उसका मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। उसके ऊपर ना मैं अपना एक फ़ोल्डर बना दूंगा जिसके अंदर हैंडआउट्स हमारे ओपन वो चलते रहेंगे। मैं जो काम किया वो दिखा देता हूँ आपको ज़रा, ताकि आप थोड़ा सा तसल्ली में भी रहें। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि आप पिक्चर्स लेना छोड़ देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें हैंडआउट हैं उसमें, ठीक है। उन हैंडआउट्स के अंदर जो हमने यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ ना ये इस नोटबुक के ऊपर, वो मैंने कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये सारे हैंडआउट्स जो हैं ये उस वेबसाइट के ऊपर चढ़ाना शुरू कर देंगे वीकली बेसिस के ऊपर। अगर कोई देखना चाहे तो अव्वल तो ज़रूरत पड़ती नहीं, आपने अपने पास नोट किया होता है, नोट करना लाजमी है, ठीक है ना। लेकिन ये एंड के लिए होता है, किसी के पास हैंडआउट कम है या किसी ने वो देखना है। कुछ बच्चे लास्ट टाइम कहते थे जी कुछ भी करें आप, हमें जो है ना वो जो बनाते रहते क्लास के अंदर वो प्रोवाइड कर दें, तो उस वक्त फिर वो प्रोवाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर इस दफ़ा स्टार्ट से ही ये काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। FAR 1 में बच्चों ने कहा था तो वहाँ से फिर ये काम यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह का काम अब चल रहा है। वो वेबसाइट मैं आपके साथ 1-2 दिन में शेयर कर दूंगा, सर से पूछ के ज़रा मेरा उस पर वो नाम आ जाए, फोल्डर बन जाए जब, ठीक है। तो वो बन जाएगा तो फिर आप उसके ऊपर एक्सेस करके उन लेक्चर नोट्स को ओपन करेंगे जो रेलेवेंट लेक्चर के अंदर हुआ करेगा काम। जैसे इससे पहले वाले में शायद हमने इसमें कुछ नहीं किया हुआ, ये इसमें शायद हमने ये देखें ये बात की थी, ठीक है। ये रिसर्च, तो ये सारी चीज़ें आपके पास फिर यहाँ पे भी अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो कहाँ थे हम? यहाँ थे हम, ठीक है जी। तो इसको भी आप बेशक नोट कर लीजिए, इंशाल्लाह प्रोवाइड तो कर ही दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? जी चलें, अब ज़रा इसको आखिरी बार देखें, फिर चलें उधर एंट्रीज करते हैं जाके। कहानी कुछ ऐसी है कि 1 जुलाई कहाँ थी कहानी? पेज नंबर बता दें। जी जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कहानी कुछ ऐसी थी। 1 जुलाई 13 को प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, 30 जून 14 तक रिसर्च चली, फिर 1 जुलाई 14 से डेवलपमेंट शुरू हुई और 1 जनवरी तक डेवलपमेंट चली, ठीक है। ये सारा का सारा अरसा एक्सपेंस होने हैं खर्चे, जबकि खामोशी की वजह से अगला सारा पीरियड एकदम से ही हमारा एसिड बन गया। लेकिन इस दिन के बाद इंटेंजिबल तैयार हो गया है और आखिरी 6 महीने इंटेंजिबल ने अमोर्टाइज होना है, ठीक हो गया। ये तो होगी इस प्रोजेक्ट की कहानी। अब ये भाई साहब आए बीच में, ये वाले भाई साहब देखना ज़रा, ये वाले भाई साहब
ये लैब इक्विपमेंट है, मैं दिखाता हूँ। ये लैब इक्विपमेंट है, ये हमने किस दिन खरीदा? 1 जनवरी 14 पे, यानी यहाँ कहीं पे करके हमने ये लैब इक्विपमेंट खरीदा। अब ये लैब इक्विपमेंट चल रहा है, हमारे पास चल रहा है, और ये बाद नहीं चलता रहेगा, ठीक है? तो ये चलेगा तो डेप्रीशिएट होगा। अब ये बात मैंने कर दी है पहले ही, ये वाले 6 महीने की डेप्रीसिएशन इसकी कहाँ जाएगी? क्योंकि है ही रिसर्च फेज। ये अगले वाले 6 महीने, यानी कि इसको भी हम अगर इसकी ये लैब इक्विपमेंट की ना, ये लाइन लैब इक्विपमेंट की डेप्रीसिएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये 6 महीने की डेप्रीसिएशन येलो, और ये 6 महीने की डेप्रीसिएशन, ज़्यादा गुस्सा आ गया उसको, ये ग्रीन, ठीक है जी। और इसके बाद जो अरसा है वो डेप्रीसिएशन इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट का पार्ट तो नहीं बनेगी, लेकिन IAS 16 ही कहता था ना, याद करो, कि अगर आइडल पड़ा है प्लांट तो डेप्रीसिएशन तो नहीं रुकेगी अनलेस कि आउटपुट मेथड हो, अनलेस कि आउटपुट मेथड हो। आउटपुट मेथड हो तो इस्तेमाल नहीं हो रहा तो डेप्रीशिएट ना करो, वरना स्ट्रेट लाइन वगैरह, रिड्यूसिंग बैलेंस वगैरह जो हैं, इनमें चाहे प्लांट आइडल पड़ा है, चाहे एसेट आइडल पड़ा है, डेप्रीसिएशन रुकने वाली चीज़ नहीं है। ठीक हो गया? तो इसका मतलब फिर आखिरी 3 महीने 6 महीने भी जो हैं इसकी डेप्रीसिएशन क्या होगी? बाकी तो फिर हमारे साल के बाद उसके साथ जो मर्जी होता रहे। रखा हुआ इक्विपमेंट और किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो जाएगा, जब होगा तब की तब देखेंगे, फिलहाल की बात तो करो। ये बात समझ आ गई? तो प्रोजेक्ट तो चल रहा है ऊपर, खर्चे सारे हमने देख लिए, डिस्कस कर लिए। लैब इक्विपमेंट की ये लाइन है, 1 जनवरी 14 में हमने ये खरीदा था, तो डेप्रीशिएट होना शुरू हो जाएगा। पहले 6 महीने एक्सपेंस, दूसरे 6 महीने अगले साल के एसेट, तीसरे वाला 6 महीने फिर एक्सपेंस, टोटल 1.5 साल इसने हमारे पास इस्तेमाल होना है। ठीक है? तो करें शुरू काम जी, चलो। ओए होए होए, मेरी नई ज्योमेट्री आ गई है, ज्योमेट्री। हाँ जी बच्चों, तो शुरू करते हैं। सवाल तो सामने रखें फिर शुरू करेंगे। शुरू करते हैं जी 2004 से। ठीक है? सबसे पहले 8 एंट्री रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, फिर 4 8 की होगी ना एंट्री, ये साल पहले है ना। 8 एक्सपेंस डेबिट, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कैश, ये हाँ लैब इक्विपमेंट PPE डेबिट कैश क्रेडिट, और फिर ईयर एंड पे इसको क्या करेंगे? अमोर्टाइज करेंगे, पूरा आ ही नहीं रहा। ठीक है? डेप्रीशिएट करेंगे, और ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है? तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014, पहली एंट्री होगी इस साल की रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 8 से। ये एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है भाई, अंग्रेजी रिक्वायर्ड है, बाय द वे बता दूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ज़रा। ठीक है ना? असल में तैयारी हम एक सवाल से तीनों तरह की चीज़ों कर लेते हैं ना। अब कल से लहदा बैठना तुम तीनों, ठीक है? ओके, अच्छा, तीनों तरह के काम तैयारी तो कर लेना उसकी। अगर वो एंट्रीज मांगेगा तो एंट्रीज कर लेंगे, नोट मांगेगा तो पता लग रहा होता है नोट में कौन सी फिगर जानी है, वो डिस्कशन करेगा तो उसकी तैयारी तो कर ही रहे हैं। ठीक है? उसके बाद लैब इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट 4 मिलियन का खरीदा है। ठीक है? और उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट, और लैब इक्विपमेंट ही लिख दूं, लैब इक्विपमेंट क्रेडिट 4/, परचेज किया 1 जनवरी को, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल। ठीक है? तो डिवाइडेड बाय 5, लेकिन 6/12 कर दिया, 0.4। ये 0.4 की डेप्रीसिएशन है 1 जनवरी 14 से 30 जून 14 तक,
ठीक है जी। और बेसिकली ये रिसर्च फेज ही था, इसलिए इसको हमने एक्सपेंस में ही फेंका, ठीक है ना। ओके, फर्स्ट ईयर इज ओवर। नमाज के बाद मिलना लें सर थोड़ी देर के लिए, आधे एक घंटे के लिए क्लास है। बहुत बड़ा रिस्क है उसके बाद। अच्छा जी, नेक्स्ट 2015 स्टार्ट हुआ। 12 मिलियन को इंटेंजिबल बनाएंगे, डिसाइड कर चुके हैं हम, ठीक है। 9 मिलियन तो वैसे ही एक्सपेंस में जाना है, और 0.6 मिलियन भी इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। और उसके बाद अपने 4 मिलियन वाले इक्विपमेंट की 6 महीने की डेप्शन भी कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन 6 महीने की एक्सपेंस आउट भी करनी है। फिर इंटेंजिबल तैयार करके उसको अमोर्टाइज भी करेंगे। तो इस साल में खूब मेहनत हमारे सामने मौजूद है, मैदान जी। सबसे पहले इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट कितना है, 12। उसके बाद हाँ बस ठीक है, समझाना ही है ना। तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 0.9, फिर इक्विपमेंट पिछले साल खरीदा था फिर ना खरीद लेना, ठीक है ना। डेप्रिशिएट साल के एंड पे कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, ठीक है। ये क्या है, इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। इंटेंजिबल डेबिट 0.6 और कैश क्रेडिट। अब कर लेते हैं मेरे दोस्त डेप्रिशिएट, ठीक है। डेप्रिसिएशन बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी एग्जांपल करवाई थी ना, कंपाउंड एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन इसकी इंटेंजिबल में डालनी है। तो 4/5 इंटू 6/12 कितना, 0.4। ये चला गया इंटेंजिबल में। ये डेप्रिसिएशन है कौन कौन से मंथ्स की, जैसे यहाँ मैंने लिखा था, यहाँ लिख सकते हैं, अब जगह नहीं है यहाँ नहीं लिख रहा। ये है यकम जुलाई 2014 से यकम जुलाई 2014 से जिस दिन पर ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 2014 या यकम जनवरी 2015 तक की डेप्रिसिएशन। जो कि ये रिसर्च फेज, ये डेवलपमेंट फेज चल रहा था और क्राइटेरिया मैट था, तो इस डेप्रिसिएशन को भी इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बना लिया, ठीक है। बाकी का एक्सपेंस बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, तो वो 4/5 है। ये डेप्रिसिएशन तो नहीं ना रुकती, कितना, यानी कि इधर देखो, लैब इक्विपमेंट ने तो वैल्यू टोटल लूज की है 0.8 मिलियन, जिसमें से 0.4 को हमने इंटेंजिबल की कॉस्ट का पार्ट बना दिया, बाकी 0.4 को एक्सपेंस आउट किया, ठीक है। उसके बाद जी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। इंटेंजिबल में 12 है, 0.6 है, 0.4 है, कितना बन गया, तो 13 का इंटेंजिबल तैयार हो गया। शेल्फ लाइफ उन्होंने कही थी, यही कही है, 10 साल लिखी हुई है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 10। यकम जनवरी से ये काम इसने शुरू कर दिया, इसको हमने यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो यकम जनवरी 15 से 30 जून 15 तक 6 महीने की अमोर्टाइजेशन आ जाएगी जी। 0.65 क्लियर है। सवाल का कॉन्सेप्ट तो हुआ पूरा। अब इस सवाल की सबसे अहम लाइन आपको मैं पढ़ाने लगा हूं। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड and were
मतलब पता है क्या है, पता है इसने क्या किया है, इसको ना पता नहीं क्या हुआ, इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने यहाँ पे कुछ नहीं देखा और 12 के 12 को CWIP डेबिट, इंटेंजिबल CWIP डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया। कुछ नहीं देखा, सारे का सारा 13.5 CWIP ऑफ इंटेंजिबल डेबिट, यानी कि एक्सक्यूज मी, समझिए, दिस इज, ऊपर जगह नहीं छोड़ी इसलिए नीचे, दिस इज बेसिकली ओरिजिनल एंट्री। ये क्या है जी, ये क्या है, ये दोनों साल्स की ओरिजिनल एंट्रीज हैं, रॉन्ग एंट्रीज। रॉन्ग एंट्रीज नहीं है, एक ही एंट्री है रॉन्ग एंट्री। 30 जून 2014 वाले साल में क्या की इसने, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट 12 से। रॉन्ग एंट्री 30 जून 2015 की CWIP डेबिट कैश क्रेडिट 13 उसने कंप्लीट नहीं ना किया, उसने क्या कहा है देखो, अब उसने तो जो किया वो उसी के बारे में बता रहा है वो। हमने ओरिजिनल कर तो लिया है, मैंने आपको ओरिजिनल करवा दिया है, कॉन्सेप्ट तो वही है, ये तो उसने चवल मारी है, कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। जैसे आखिरी 5 मिनट रह गए हैं जी, कुछ समझ नहीं आ रही है तो उसने फिर इस तरह का काम कर दिया होगा, छुट्टी का टाइम करीब होगा उसने, है चलो जी। तो अब चूँकि टाइम हो गया ख़त्म, तो तरतीब सुनो अब, वो 7 और 7A भी नहीं हुए, चले कोई बात नहीं, तरतीब सुनो। सबसे पहले हम एक तो मंडे को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, आज ही डिसाइड कर लेंगे टाइम, ठीक है, उस टाइम पे पढ़ लेंगे, ओके। अच्छा, फिर मुझे याद भी कराना है किसी ने, खैर चलो, तरतीब क्या होगी, ज़रूरत नहीं भी पढ़ सकती, लेकिन फ़िलहाल कोशिश, नियत तो बना के जाए ना। सबसे पहले तो आप इस साल के बारे में लिखोगे, होना क्या चाहिए था, क्या लिखोगे। अब इस तरह से मैं, आपने तो लिखने की कोशिश करनी है, मैं भी कोशिश करूँगा इस सवाल को लिखवाऊँ। बहरहाल आप 8 के बारे में लिखोगे कि ₹8 million relates to research phase, therefore it shall be charged to profit and loss as an expense. फिर lab equipment is an item of property, plant and equipment, therefore it shall be recorded as an asset and its depreciation of 0.4 million, ब्रैकेट में ये वर्किंग शो करके बताओगे, shall be charged to profit and loss because this period relates to research phase। ठीक हो गया, ये मैं ओरिजिनल बता रहा हूँ कि इसके बारे में कैसे बात करनी है, ठीक है ना, फिर गलती तो बाद में कहते हैं, ओके। नेक्स्ट 12 million relates to development phase and as 6 criteria is met, therefore this 12 million shall be recognized as an this cost, the cost of 12 million shall be recorded as an intangible asset। however उसने मिटाया हुआ था, हम तो ना मिटाए, नजर ही नहीं आ रहा जी, हाँ वो बोलना है बिल्कुल। ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग और टेक्निकल स्टाफ है, इसके बारे में आप यूँ लाइन लिखोगे कि IAS 38 प्रोहिबिट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट, देयरफॉर ₹0.9 million shall be charged to profit and loss as an expense। however cost of trial run amounting to 0.6 million is a capital expenditure, therefore it shall be इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल। यहाँ बाद, इसके बाद फिर लैब इक्विपमेंट की बात करोगे, इसकी डेप्रिसिएशन की, ठीक है। ₹0.4 million डेप्रीसिएशन, आगे ब्रैकेट में ये लिखोगे इस तरह से, रिलेटिंग टू यकम जुलाई 14 टू 31 दिसंबर 14 shall be added to cost of intangible, while 0.4 million remaining 6 months की डेप्शन है, the deduction of remaining 6 months amounting to 0.4 million shall be charged to profit and loss account। फुल स्टॉप। अगली बात,
ये अब एंट्रीज आ गई ना, अब हर एक के बारे में बात कर रहे हैं, ये ऐसे लिखना है सोल्यूशन देखे बगैर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके बारे में क्या लिखोगे, इसके बारे में लिखोगे एज द इंटेंजिबल इज कंप्लीटेड एंड commercial production has started from January 15, therefore this intangible shall be amortized over its useful life of 10 years and an amortization expense amounting to 0.65 ब्रैकेट में ये लिखोगे, ये लिख के बताना होता है, ठीक है ना, shall be charged to profit and loss। ठीक हो गया। ये सारी बात करने के बाद अगली बात का पता लगा, ओह ये क्या हो गया, ठीक है, ये तो गलती है। तो आप बेशक इसी तरह से पहले सारी बात कर लेना और एंड पे एक लाइन लिखनी है। पहले 15 के बारे में बताता हूँ, ठीक है। 15 के बारे में आप क्या कहोगे, आप कहोगे ओहो, ये देखते ही साथ क्या कहोगे, ओहो, ये ओहो लिखनी नहीं है, ठीक है। अब साथ ही एक लाइन नीचे डालोगे 2015 वाले साल में कि द अकाउंटेंट हैज़ रॉन्गली डेबिटेड CWIP, देयरफॉर वी विल, देयरफॉर, बल्कि वी विल के बजाय यूं लिखो, देयरफॉर CWIP विल बी क्रेडिटेड एंड रेलेवेंट लाइन आइटम्स विल बी डेबिटेड। ऊपर सारी कहानी तो बोल आए हैं, वैसे ही बता है क्या 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 होना चाहिए था। एंड पे आके पता लगा ओहो इसने तो चवल मारी हुई है, तो हमने क्या कहा, कोई बात नहीं, CWIP एंड पे लिखनी है, 15 के एंड पे ये लाइन लिखनी है, CWIP will be credited and relevant line items as discussed above will be debited, full stop। ठीक हो गया। ऐसे ही 2014 के बारे में होगा, ठीक है। लेकिन 2014 के अंदर एक छोटी सी बात एडिशनल आपको करनी पड़ेगी, अगर कर लो तो ठीक है, नहीं तो मैं मंडे को इसको डिस्कस कर दूंगा। वो क्या है, एक्सपेंस है और एक्सपेंस है, लेकिन 2014 वाला साल है, हम खड़े हैं 15 में। IAS 8 कहता था 15 के अंदर खड़े होकर अगर 14 की गलती सही करोगे तो प्रायर ईयर एरर है, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करना पड़ेगी, और रीस्टेटमेंट वो ऊपर लिखते थे, ठीक है। तो और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये 15 के अंदर हमें अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब 8 + 8.4 जो है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करने की बजाय आप लिख सकते हैं इसको रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट करेंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स एडजस्ट करते थे ना, ठीक। बहरहाल ये लाइन आपको अगर सोल्यूशन में लिखी हुई एक लाइन सिर्फ समझ नहीं भी आती तो भाड़ में जाए ये लाइन, कोई मसला नहीं है, मैं फिर समझा दूंगा मजीद इसको। बहरहाल बात यही है जो आपको बता दी है, ठीक है। तो 7A और 7B अनफॉर्चुनेटली रह गए हैं, लेकिन उन पर लगना 10 मिनट थे, टोटल 10 मिनट थे। तो कल आते साथ सबसे पहले मुझसे कौन सा क्वेश्चन करवाना है, 7A और 7B, ओके। और बाकी फिर वो देख लेंगे राइजन वाला सवाल करने की ज़रूरत है या नहीं है। इसकी अंग्रेज़ी लिखकर अपने पास चेक करना खुद से कि क्या हालात मेरे बनते हैं, कैसा मैंने जो है वो परफॉर्म किया है, फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़।